यहाँ पर सारे के सारे एजुकेटर्स बच्चों आपके साथ में रेगुलरली लाइव आते हैं, आपके साथ में डिस्कशंस करते हैं, आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे जेईई की जो रिलेटेड होती है वो सारी यहाँ पर जो है आपको मिलती है। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड एज गुड एज पॉसिबल, और उसके लिए अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ हम सभी एजुकेटर्स को फॉलो करना चाहते हो, यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं Samir_ITR इज वेयर यू कैन फाइंड मी। उसके साथ ही साथ बच्चों आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं आपके साथ में कई सारे फ्री सेशंस भी करता हूं, कई सारे यहाँ पर कोर्सेस भी लॉन्च करता हूं। सो मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। हमारे जो टीम का टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम भी अनअकैडमी जेईई ही है, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, जो भी हमने अभी तक यहां पर आपके साथ में जो है कंटेंट शेयर किया है, उन सभी का कलेक्शन एक सिंगल लिंक के ऊपर आपको मिलता है livedaily.me/JEE के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप इस लिंक को अपने ब्राउजर में पिन कर लें। अगर आप इस ब्राउजर में अगर इसको पिन कर लोगे तो आपको एक सिंगल क्लिक के साथ ही क्लास 11th एंड 12th के सारे यहां पर जो लेक्चर्स है देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। और आपको अगर यहां पे एंटायर इकोसिस्टम चाहिए देन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड्स दैट एज वेल, जहां पे लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। आप जो है एजुकेटर्स के साथ में लिटरली डिस्कशन करके सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, साथ ही साथ वहां पर जो है आपके साथ में टेस्ट सीरीज है, आपके साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस है, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। और इसके साथ में अगर आप जोड़ देते हो यहां पर कि आपके साथ में ऑप्शन होता है कि आप यहां पे जितने भी अमेजिंग एजुकेटर्स हैं सभी के साथ में कनेक्टेड रह सकते हो, सभी की क्लास अटेंड कर सकते हो, देन दिस बिकम्स द मोस्ट पावरफुल सब्सक्रिप्शन दैट यू कैन एवर परचेस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जेईई। सो गिव इट अ गुड लुक एट, है ना। और इसको अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि कितना वर्थ है इसका, कितना वैल्यू है यहां पर टू हैव द बेस्ट रिसोर्सेस एट योर हैंड। अगर आपके इसमें रिसोर्सेस बहुत अच्छे होंगे तो आप यहां पे डेफिनेटली जो है अपना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देख पाओगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर रिजल्ट इसी वजह से निकल कर आता है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन समीर लाइव के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिले। सिग्नम फंक्शन विच इज द न्यू टॉपिक आपको यहां पर, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊंगा, जो हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। याद है आप सभी बच्चों को? लास्ट क्लास में एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन मैंने दिया था, लेकिन मैं उसका आंसर की आपके साथ में अभी शेयर कर देता हूं, ठीक है। कितने बच्चों का यहां पर आंसर आया था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। इफ यू आर अवेयर जल्दी से बताएं कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था 84 आंसर आया था। बहुत बढ़िया, शौर्य यहां पर 84 बता रहा है। यस, होमवर्क क्वेश्चन यहां पर बच्चों आपके साथ में डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा आज के लेक्चर में, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा चीजें हैं सीखने के लिए, तो मैं अगर उसको भी डिस्कस करता तो यहां पर आपका जो है सेशन काफी लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसको अलग से आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मैं, ठीक है। 84 बच्चों आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर्टिकुलर आंसर में गड़बड़ यह है कि यह केवल पार्शियली करेक्ट है। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ए बी सी डी जो आपके साथ में वहां पे नंबर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आई गेस वहां पर आपको 3x + y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए बोला गया था, वहां पर मल्टीपल आंसर्स आपके निकल कर आने वाले हैं, ठीक है। एंड ए बी सी डी आर ऑल द करेक्ट आंसर्स इन दोस क्वेश्चंस, इन दैट क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर किया था, ठीक है। सो आपने जो है इसको और एक बार सॉल्व करना चाहिए। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपने कल का होमवर्क क्वेश्चन एक बार फिर से आज अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये देखना है कि यार ऐसा कैसे हो गया, सारे के सारे सही आंसर हमारे पास में कैसे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन अवर न्यू डिस्कशन ऑन सिग्नम फंक्शन। इसको सिग्नम फंक्शन, कुछ लोग इसको साइनम फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि SIGN साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन जो होता है ये काफी कुछ उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। एंड आपको ये पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है ना, कंसिडरिंग कि हमारा लास्ट लेक्चर है। यूजुअली होता क्या है कि एंड तक आते आते हमारी चीजें डिफिकल्ट होने लगती हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे मॉडुलस और लॉग जो फिनिश कर दिया है, उस वजह से अब एंड में जो हमारे पास में चीजें बची हैं वो सारी की सारी सिंपल बची, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शंस दैट यू कैन एवर लर्न इन योर फंक्शंस चैप्टर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता क्या है, व्हाट इज दिस फंक्शन। तो पहले तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं fx इज इक्वल टू SGN ब्रैकेट में x की मदद से, SGN ब्रैकेट में x, ठीक है। वो यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला है इसलिए मैंने एक बार फिर से आपको लिख के बता दिया। fx को अगर आप यहां पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। जैसे कि आप अगर यहां पे मॉडुलस लिखना चाहते हो तो आपने दो डंडे लगाना सीख लिया है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना चाहते हो तो आप यहां पे डब्बा लगा देते हो, ठीक है। अगर आप लॉग बताना चाहते हो तो आप LOG लिखते हो। वैसे आपको अगर सिग्नम फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो आप यहां पे SGN फिर ब्रैकेट में अपना जो है x लिखोगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा लिखा तो सिग्नम फंक्शन आप बेसिकली लिखना चाहते हो। नाउ व्हाट दिस फंक्शन डज इज कि यह आपको बेसिकली उस x का साइन बताता है जो आपने इनपुट दिया है। अगर आपने यहां पे पॉजिटिव इनपुट दिया है तो यह बोलेगा कि हां इसका आंसर +1 है।
अगर आपने नेगेटिव इनपुट दिया है तो ये बोलेगा कि इसका वैल्यू आउटपुट में फाइनली -1 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात करना है यहां पे। अगर आपके पास में एक मशीन डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो शायद काफी आसान रहेगा आपको। आप इस मशीन के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट डाल सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मशीन का नाम यहां पे सिग्नम फंक्शन है ना, आपकी मशीन अगर यहां पे सिग्नम फंक्शन है और आपने अगर इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव इनपुट डाला, कोई भी पॉजिटिव इनपुट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट डाला तो उस पॉजिटिव इनपुट का साइन क्या होगा? उस पॉजिटिव इनपुट का साइन होगा प्लस। ऑब्वियसली पॉजिटिव इनपुट का साइन होगा प्लस। देन इन दैट केस आपका आउटपुट क्या क्रिएट होता है? अगर आपने यहां पे पॉजिटिव इनपुट डाला है तो आपके उसमें फाइनल आंसर +1 आएगा। ये ऐसा फंक्शन करता है, मैं यहां पर इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं दे सकता, ये हमारा फंक्शन इस तरीके से ऑपरेट करता है। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, -2 डालते हो तो +2 आता है ना बाहर, वैसे सिग्नम फंक्शन को पहले हम यहां पे समझने की कोशिश करें कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी पॉजिटिव इनपुट डालते हैं तो हमारे पास में +1 आंसर आता है, फर्क नहीं पड़ रहा। आप अगर इसके अंदर 0.1 डालोगे ना तो भी +1 आंसर आएगा, आप इसके अंदर 10,000 डालोगे तो भी +1 आंसर आएगा, बिकॉज 0.1 इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड 10,000 इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव इनपुट कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वो चाहे यहां पे पाए हो, है ना, यहां पे इररेशनल भी नंबर होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो फिर आपका आउटपुट +1 आता है। इतना सिंपल सा ये काम करता है। ठीक है, दूसरा यहां पर आप सोचो कि अगर इसने नेगेटिव इनपुट लिया तो क्या होगा? अगर ये नेगेटिव इनपुट लेता है तो इसको कुछ जो है आता नहीं है खास करते हैं। ये क्या बोलता है, नेगेटिव इनपुट मिला, मैं इसको फाइनली -1 आउटपुट में देने वाला हूं। ठीक है, अगर आपने नेगेटिव इनपुट डाला तो सिग्नम फंक्शन आपको आउटपुट में -1 ही देगा और कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, और यहां पर लेकिन बच क्या जाएगा? अगर आपने यहां पर पॉजिटिव इनपुट दे दिया, नेगेटिव इनपुट दे दिया तो अभी बच क्या गया है? 0 अभी भी बच गया है। ठीक है, तो इन केस आपने यहां पे अगर 0 इनपुट दिया है देन आपका आंसर भी 0 होगा, देन इन दैट केस आपका आंसर भी 0 होगा। ये सिंपल सी बात आपकी जो होती है इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के लिए +1 आउटपुट, नेगेटिव के लिए -1 आउटपुट, 0 के लिए 0 आउटपुट। ठीक है, और इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हाउ इज दिस फंक्शन गिविंग आउट वैल्यूज। अगर आप यहां पे x की वैल्यू >0 डालते हो तो आपका आंसर +1 आएगा, अगर आप x की वैल्यू = 0 डालते हो तो आपका आंसर 0 आएगा, और अगर आप नेगेटिव इनपुट डालते हो तो आपका आंसर -1 आएगा। बस खत्म, ज्यादा सोचना नहीं है इस केस में, ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसलिए तो ये सिंपल है। ठीक है, ऑलराइट। सो हमारे पास में fx कैसा वर्क कर रहा है, सिग्नम कैसे वर्क कर रहा है, वो तो क्लैरिटी आ गई है। तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे डेफिनेशन की क्लैरिटी है, क्या मैं यहाँ पर डोमेन रेंज का डिस्कशन आसानी से कर पाऊंगा? अभी सोच के बताओ, यहाँ पर हमारा डोमेन, क्या मैंने कोई भी यहाँ पर इनपुट मना किया? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0? नहीं, मैंने कुछ भी मना नहीं किया है। मतलब इसका डोमेन क्या आने वाला है? इसका डोमेन आपका R आएगा, कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आउटपुट में देखो हमारे पास में बहुत ही स्पेसिफिक वैल्यूज लिखी हुई हैं। आउटपुट में हमारे पास में 1, -1 और 0, बस इतना ही लिखा हुआ है। और रेंज क्या होता है? सारे के सारे पॉसिबल इनपुट अगर आप इस्तेमाल कर लो तो आउटपुट के आगे आ सकते हैं, उसी को तो रेंज कहते हैं। जो यहां पे पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं उसी को रेंज कहते हैं। तो ये हमारा रेंज है। रेंज के अंदर केवल 3 एलिमेंट्स हैं। यहां पे रेंज के अंदर केवल 3 एलिमेंट्स है, इसलिए इसको लिखा कैसे है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जैसे हमें सेट के एलिमेंट्स लिखने की आदत होती है। ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के दिखा देता हूं कि आपका जो रेंज का आंसर है दैट इज y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर -1, 0 एंड 1। देयर आर ओनली 3 पॉसिबल एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन विच आर दीज 3 एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही? सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करता है हमें समझ में आया। सिग्नम फंक्शन डोमेन रेंज क्या रखता है वो हमें समझ में आया। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें क्लियर होना चाहिए वो ये है कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा। तो अगर आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो आपको बस यही चीज जो है वर्कआउट करके बतानी है। और अगर आप यहां पे ग्राफ बताने की कोशिश करोगे तो आपका ग्राफ इतना सिंपल सा बनना चाहिए। ठीक है, 0 डालने पे क्या आएगा? लेकिन 0 डालने पे 0 आएगा, तो 0,0 शुड लाई ऑन द ग्राफ। देन आपने अगर 1 इनपुट डाला है तो भी 1 आएगा आंसर, आपने 2 डाला है तो भी 1 आएगा, 2.1 डाला है तो भी 1 आएगा, आपने यहां पर अगर जो है इसके बाद में लेट अस से √5 डाला है तो भी 1 आएगा। कुछ भी आप यहां पे जो भी पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो, आपका आउटपुट हमेशा 1 ही आता है। यही तो सिग्नम फंक्शन का काम है। कोई भी पॉजिटिव नंबर आपने इनपुट डाला, कोई भी पॉजिटिव नंबर मतलब यहां पे कोई भी लाई करने वाला इनपुट, तो आपका आंसर +1 आता है। और अगर आप यहां पे नेगेटिव इनपुट डालते हो तो आपका आंसर हमेशा ही क्या आता है? -1। क्लियर है? तो इसका ग्राफ बेसिकली 3 अलग अलग टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है। यस, 3 टुकड़े, 2 टुकड़े नहीं, 3 टुकड़े।
हमारे पास में 3 टुकड़े हैं यहां पे, देखो ध्यान से, हमारे पास में 3 टुकड़े हैं, 1 वाला टुकड़ा, -1 वाला टुकड़ा और 0 वाला भी तो है ना। हालांकि वो अपने आप में केवल एक पॉइंट है, लेकिन उसको भी अलग से मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। सो देयर इज 1 पोर्शन, अनदर पोर्शन एंड 1 इक्वल टू 0 वाला डॉट, ठीक है। हमारा सिग्नम फंक्शन इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर है सारे बच्चों को? यस, जो भी बच्चे यहां पर लाइव चैट में मौजूद हैं जल्दी से बताएं। ऑलराइट, हाँ जी। तो हमारे पास में ऑलरेडी यहां पर जो है सिग्नम फंक्शन का जो है अब पूरा डिस्कशन हो चुका है, तो बचता क्या है? क्वेश्चंस बचते हैं। आय है, आज तो बड़ी दिक्कत है ना। आज यहां पर जो है हमारा जो फोन है थोड़ा सा बुरा मान गया ऐसा लग रहा है। लेट मी जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। जिनका यहां पर जो है स्क्रीन बड़ा होगा उनको तो यहां पे तब भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है यहां पे थोड़ा सा फोन आज काफी जो है अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं यहां पर सवाल, सारे बच्चे सुन लें। द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दैट इज व्हाट। हाँ ठीक है, सॉल्व दैट इक्वेशन। इक्वेशन हमें यहां पे अच्छे से नजर आ रही है, सारे बच्चे देख लें यहां पे क्या लिखा है, SGN और अंदर लिखा है हमारे पास में x² माइनस 5x प्लस 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 आएगा। क्लियर है? आपको इतना सा ही सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। वी डोंट नीड अदर इंग्लिश वर्ड्स जो यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। हमारा मेन आइडिया है कि हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को? यहां पर सिग्नम का मैं यहां पे यूटिलाइजेशन कैसे करूं? अभी अभी मैंने इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना जानी है। तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यार लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं किसी एक क्वांटिटी का सिग्नम ले रहा हूं। मैंने इसका सिग्नम ले लिया, ठीक है। अभी तक हमने सिग्नम के अंदर क्या डाला था? केवल x ही डाला था, ठीक है। SGN x ही अभी तक हम देख रहे थे, लेकिन ऐसे तो मॉड x हमने देखा, तो फिर मॉड के अंदर देखो कितनी गंदगी की थी हमने, ठीक है। log x हमने देखा, log के अंदर बहुत सारी गंदगी करी थी। वैसे यहां पर हमने सिग्नम x समझ लिया है। अब हम सिग्नम के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सिग्नम के अंदर कुछ ना कुछ गंदा लिखा हुआ ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारे पास में सिग्नम के अंदर कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन इक्वल टू में -1 लिखा हुआ है। अगर सिग्नम के अंदर कुछ भी लिखा है और आपको अगर उसका फाइनल रिजल्ट -1 चाहिए, तो आप अपने इनपुट को कैसा है बोलोगे? अगर आपको सिग्नम करने के बाद -1 मिल रहा है, मतलब आपने जो अंदर लिखी है क्वांटिटी सिग्नम के वो नेगेटिव होनी चाहिए ना। यही तो सिग्नम फंक्शन का मेन बात हमने पढ़ी है कि नेगेटिव इनपुट होता है तभी सिग्नम का आंसर -1 आता है। अब सिग्नम का आंसर ऑलरेडी अगर -1 आ रहा है, तो मैं यहां पर रिवर्स में भी बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर मैं रिवर्स में बात क्या कर रहा हूं कि यार मेरा जो इनपुट है, मेरा इनपुट क्या है? x² माइनस 5x एंड +4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट जानना, नीचे क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो x है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए फॉर श्योर। इक्वल टू भी नहीं चलेगा यहां पे, इट हैज टू बी लेस देन 0 फॉर श्योर। तो हमने यहां पे सिग्नम का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया। सिग्नम जो हमने यहां पे सीखा था वो हमने यूटिलाइज कर लिया। अब ये सवाल तो हम जो सॉल्व अब करना चाहते हैं, ये जो इनइक्वालिटी हम आज सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हम कल भी सॉल्व कर सकते थे ना। ये तो हम कल भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब यहां पर अब मुझे पुराने लेक्चर्स का नॉलेज इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्दर। तो मैं यहां पर बोलूंगा क्या मुझे यहां पर पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट जाता है 0 से लेके 1 तक। यस, एग्री करते हैं सारे बच्चे। फ्रैक्शनल पार्ट जाता है 0 से लेके 1 तक, और अगर ये 0 से लेके 1 तक है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? पॉजिटिव नंबर को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चलेगा, मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहां पे। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो सकता है। ऐसे देखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो हमने कल रेंज पढ़ी थी कि फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक हो सकता है, तो 0 हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है नीचे। अब डिनोमिनेटर में 0 हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा इन सब वैल्यूज का जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहां पे होता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहां पे होता है? कोई भी इंटीग्रल इनपुट जो होता है उस पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। सो पहली बात तो मेरे आंसर में कभी भी इंटीग्रल वैल्यूज तो आना ही नहीं चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो यहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो यहां पे कभी भी अलाउड नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलराइट, सो हम यहां पे आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो चाहते हैं, बट थोड़ा ध्यान रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट अस राइट डाउन की क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हम केस क्रिएट कर रहे हैं क्या? सिंस फ्रैक्शनल पार्ट x is in denominator, since fractional part x should not be equal to 0 since in denominator, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है।
फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आप यहां पर बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि x शुड नॉट बी एन इंटीजर, x इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर ये वाली कंडीशन लगा दी, जैसे मैंने कंडीशन लगा दी, अब मेरे पास में पक्के से ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में बहुत ही सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0 मेरे पास में आ रहा है, जिसको मैं अब बेबी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, और यहां पर आपके पास में 1 एंड 4 के साथ में प्लस माइनस प्लस करो, एंड आपका यहां से आंसर निकल कर आ रहा है 1 से लेके 4 तक। आपका आंसर निकल कर आ रहा है 1 से लेके 4 तक, लेकिन क्या यही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए? x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 तक, क्या ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए जो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है? ठीक है, यहां पर ओपन ब्रैकेट 1 से 4 लिखा है, यहां पर क्लोज ब्रैकेट 1 से 4 लिखा है, लेकिन ये दोनों ही हमारे गलत आंसर है ना, इनमें से कोई भी हमारा सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी इंटीजर इनपुट अलाउड नहीं है। कोई भी इंटीजर इनपुट अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां पे अपना फाइनल आंसर क्या बताना पड़ेगा, इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन लेके बताना पड़ेगा। ये वाली बात भी हमारी सही होनी चाहिए, ये वाली बात भी हमारी सही होनी चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इस रेंज में जो भी इंटीजर आ रहे हैं आप उनको हटा दो। ठीक है, तो आपका आंसर फाइनली निकल कर आना चाहिए कुछ इस तरह से। इसका आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4, लेकिन आपने हटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने यहां पे 2 और 3 को, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 और 3 को। अगर ये लिखना आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर ये लिखना आपको अच्छा नहीं लग रहा देन यू कैन क्रिएट सम इंटरवल्स विद इन दिस सिंगल इंटरवल। आप 1 से लेके 2 एक इंटरवल क्रिएट कर लो, 2 से लेके 3 एक इंटरवल क्रिएट कर लो, और 3 से लेके 4 एक इंटरवल कर लो, और सारे के सारे यहां पर जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं आपके एंड पॉइंट्स उनको आप ओपन ब्रैकेट के साथ में लिख सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 यूनियन 2 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके 4। बात पकड़ में है सारे बच्चों को? यहां पर पहले सवाल में हमने जो है कुछ और फंक्शंस और कुछ है ना वेवी कर्व जैसे कि यहां पर कॉन्सेप्ट है उनका इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हैं, तो इस तरह के मिक्स प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से अब सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 एंड 3 से लेके 4। क्लियर हो गया? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, चलो, तो यहां पर कई सारे बच्चे ऑलरेडी यहां पर लाइव चैट में करेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्या आप बच्चों ने, जिन्होंने यहां पर अभी ये कंसेप्ट पकड़ लिया है, क्या आप अगले सवाल को भी टैकल कर सकते हैं? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन वंस अगेन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला आज हमारा फोन जो है वो कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो हमारे पास में जो सवाल है वो ऐसा कुछ है कि फाइंड द रेंज ऑफ fx, और fx दिया क्या है, fx दिया है आपको सिग्नम ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसका रेंज बताना है, रेंज मतलब आउटपुट। तो बताओ यहां पर कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए? यस, कैन JEE 2021 एस्पिरेंट्स अटेंड दिस सेशन? प्रतीक, आई वुड सजेस्ट अदरवाइज। 2021 वाले बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर टीचिंग टू द क्लास 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सारी चीजें बहुत पहले से पता होंगी। ठीक है, सो यू माइट want to skip this session 2021 aspirants। ठीक है, and you might want to go to 2.0 sessions जहां पर आपको आगे का कंटेंट भी पूरा मिल रहा है। ठीक है, JPP ऑलरेडी अपलोड हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है, लेट मी जस्ट चेक। ऑलराइट, अगर JPP अपलोड हो गया तो मैं आपको बता दूं। ओके, लेट मी जस्ट वेट फॉर द रिप्लाई, आई विल लेट यू गाइज नो। वैसे JPP आपको कहाँ मिलता है पता है ना? आपको JPP मिलता है हमारे उसी लिंक के ऊपर जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, livedaily.me/JEE के ऊपर मिलेगा। ओके, ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। यहां पर मुझे बताओ कि अब अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली तो सिग्नम हो के आंसर निकलेगा ना, तो अंदर कुछ भी हो कचरा, सिग्नम क्या आंसर देता है मुझे पता है। सिग्नम तो यहां पर केवल -1, 0 और 1 ही आंसर दे सकता है। तो मतलब यहां पे जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं, मतलब मैं फाइनल आउटपुट की बात कर रहा हूं, तो एक बात तो क्लियर है कि फाइनल आउटपुट जो है वो मेरा -1, 0 और 1 में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। हो सकता है कि तीनों पॉसिबल हो सकता है कि कुछ भी पॉसिबल ना हो सकता है 2 ही पॉसिबल हो, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता।
क्योंकि सिग्नम के आउटपुट मतलब सिग्नम के रेंज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सिग्नम की रेंज ऑलरेडी जो है इतनी ही है, ये 3 वैल्यूज ही हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैं अपने इनपुट को स्टडी करूंगा ये देखने के लिए कि यहां पर ये तीनों की तीनों मेरे आउटपुट जनरेट हो सकते हैं क्या। उसके लिए मुझे एकदम अंदर जाना पड़ेगा। यहां पर आपको 3 चीजें नजर आ रही है, एक सिग्नम है, एक लॉग है और एक क्वाड्रेटिक है। लेट स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर आप देखते हो यहां पर तो ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑलराइट, तो जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा वैसे ही मुझे पता चला कि यार इसका जो आउटपुट है ये क्या क्या हो सकता है। x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर ये मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है जब मैं 1 इस्तेमाल करूंगा। इन एवरी अदर सिनेरियो स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। और पॉजिटिव नंबर में आप क्या कर रहे हो, 1 ऐड कर रहे हो तो फिर से एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, ठीक है। सो लीस्ट टू लीस्ट सिनेरियो अगर आप इमेजिन करो तो ये जो आपका पोर्शन है ये अपनी रेंज क्या बताएगा, ये क्या क्या जनरेट कर सकता है। 1 डालने पर ये 0 बनता है लेकिन +1 तो तब भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो लीस्ट से लीस्ट ये 1 जनरेट करेगा और वो एक्चुअली इंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां पे उसकी रेंज में, ठीक है, क्योंकि 1 डालने पे 1 बनता है, लिटरली 1 बनता है ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूं तो बड़ा तो कितना भी कर सकता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इसकी जो रेंज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कितनी निकल कर आ रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी। अब ये किसको मिल रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी। अगर आप लॉग को देते हो, ln को अगर आप देते हो तो ln क्या क्या आउटपुट जनरेट करता है, अगर आपको ऑलरेडी याद है कि ये 0 या 0 से बड़े आउटपुट जनरेट करता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपने यहां पे ग्राफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हमारा जो लॉग का ग्राफ है बच्चों वो कैसा होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, यस, ln वाला ग्राफ, मतलब जिसका बेस e है, जिसका बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। तो आप अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को नोटिस करोगे तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कौन सा है, ये एक्चुअली आपका 1,0 ही है। जब आप log को 1 देते हो तब वो 0 क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर log को क्या दे रहे हैं, हम log को ये क्वाड्रेटिक वैल्यू दे रहे हैं और ये क्वाड्रेटिक वैल्यू कैसी है, 1 से लेके इन्फिनिटी है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी ही बेसिकली log को मिल रहा है। आप x चाहे जो डालो फर्क नहीं पड़ रहा, ये क्या बनेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी बनेगा। तो 1 से लेके इन्फिनिटी में log क्या क्या बन सकता है उसके बारे में सोचो। तो 1 से लेके इन्फिनिटी में log क्या क्या बन सकता है, log ये वाली सारी वैल्यूज बन सकता है। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको हम लिखना चाहते हैं कि यार log क्या क्या बन सकता है। तो log आपका यहां पे एग्जैक्टली 1 पे 0 बनेगा, अदरवाइज 0 से बड़ा बनेगा, अदरवाइज 0 से बड़ा बनेगा। मतलब इसकी अगर मैं बात करूं, ln ऑफ दिस एक्सप्रेशन की बात करूं तो अब मेरे पास में इसका आंसर निकल कर आता है 0 से लेके इन्फिनिटी। कितना आता है, 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस कि यहां पर भी 1 इंक्लूडेड था, यहां पर भी 0 इंक्लूडेड है। और अब अगर मैं अपने इनपुट्स को स्टडी करता हूं तो सिग्नम को क्या क्या मिल रहा है, सिग्नम को सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहे हैं और एडिशनली 0 भी मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज सिग्नम को नहीं मिल पा रहे हैं। और सिग्नम को अगर नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे ही नहीं तो वो -1 कभी भी जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब सिग्नम अल्टीमेटली क्या क्या जनरेट करेगा, सिग्नम अल्टीमेटली 0 और 1 ही जनरेट करेगा। आप x चाहे जो डालो, आप x चाहे जो डालो, आपको यहां पर आउटपुट जो है 0 और 1 ही मिलना चाहिए। बी आंसर वाली बहुत सारी जनता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक ए आंसर वाली भी जनता यहां पर है। ए आंसर वाली जनता ने यहां पर फिर से ध्यान देना चाहिए, सिग्नम फंक्शन 0 कब जनरेट करता है, केवल एक ही सिनेरियो में जनरेट करता है जब उसको खुद को 0 मिले। तो क्या उसको खुद को 0 मिल रहा है क्या, यस। जब आप x = 1 डालोगे तो ये क्वाड्रेटिक 1 बनेगा, log को 1 मिलेगा तो वो खुद 0 बनेगा, तो सिग्नम को 0 मिलेगा, सिग्नम को 0 मिलेगा तो वो 0 जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 0 और 1 वाला आंसर, बी आंसर करेक्टली जो है मार्क करना चाहिए था, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे सिग्नम का और एक सवाल किया जाए। सिग्नम का नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लेट मी जस्ट रीड आउट दिस टू यू। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सिंपल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन में आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं। इक्वेशन बच्चों आपकी ऐसी है, सिग्नम ऑफ x² - 3x + 2 = 2x - 1। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको यहां से सिग्नम का जो मेन फंडा है ना वो फाइनली क्लियर हो जाना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, सिग्नम ऑफ x² - 3x + 2, x² - 3x + 2 = 2x - 1। ये हमें सॉल्व करना है, ऑलराइट।
सर कर्व तो नेगेटिव भी हो सकता है था ना। हाँ आयुष बेटा, यहाँ पे कर्व नेगेटिव आपका जो लॉग वाला हो पा रहा था, लेकिन वो किस वैल्यू पे होता है वो भी देखो ना। लॉग की वैल्यू नेगेटिव तब बनती है जब आप उसको फ्रैक्शनल इनपुट दे रहे थे, है ना। यहां पर आपका नेगेटिव कब बन रहा था, इस रेंज में नेगेटिव बन रहा था, लेकिन ये आ नहीं पाया ना, क्योंकि आपने इनपुट यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपना। क्वाड्रेटिक जो यहां पे आउटपुट दे रहा है वही लॉग को इनपुट मिल रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक यहां पे 1 से बड़े आंसर्स ही जनरेट कर रही है, तो लॉग भी यहां पे 1 से बड़े आंसर्स जो उसको मिल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। तो लॉग केवल ये वाला आउटपुट जनरेट कर पा रहा है, ऑल दीज आउटपुट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो आपको इनिशियल मैंने रेड ग्राफ ड्रॉ करके बताया था, ये तो एक जो है लॉग का ग्राफ था। हमारी कंडीशंस जो है वो मैंने यहां पे शेड करी है, कंडीशन जो है मैंने यहां पे शेड करी है, ठीक है। ऑलराइट, चलो लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन। काफी यहां पर जो है इंटरेस्टिंग सवाल है ना। यहां पर देखो आपको बड़े ही होशियारी से इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे धोखा होने वाला है, यहां पे बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार धोखे होने वाले हैं आपको, ठीक है। तो तीनों धोखे यहां पर कैसे होंगे आपको बताता हूं मैं। आपका यहां पर अलग अलग केसेस बन सकते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचो ना कि आपका सिग्नम ऑफ एनीथिंग, सिग्नम किसी भी चीज का पूछ लो, मेरे पास तो 3 ही पॉसिबिलिटी है ना आंसर रिवर्ट करने के लिए। मेरे पास में जो LHS बन सकता है वो क्या क्या बन सकता है। LHS या तो आपका 0 बन सकता है, या फिर 1 बन सकता है, या फिर -1 बन सकता है, ठीक है। तो मतलब 3 ही LHS बनेंगे ना, 3 ही पॉसिबल LHS बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ये आपका अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर 0 है। तो यही 3 केसेस में आपको बनाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपका केस 1 यहां पर जो बन रहा है, मान लेते हैं कि आप यहां पे पॉजिटिव वाला केस पहले सॉल्व करना चाहते हो। x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0। मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूं कि मैं ऐसे x का डिस्कशन कर रहा हूं जहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कि 100 डालूंगा तो पक्के से आपके पास में कैसा बनेगा, है ना, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक बनेगा। अब ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है जहां पे पॉजिटिव बनेगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो मेरा LHS अब फिक्स हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो सिग्नम पक्के से क्या बनेगा, सिग्नम पक्के से 1 बनेगा, सिग्नम पक्के से 1 बनेगा। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर डिफाइंड बाय दिस इनइक्वालिटी, तो मेरे पास में LHS आएगा कितना, 1, और 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x - 1, ठीक है। और यहां से आपका जो x निकल कर आता है वो कितना हो जाएगा, 1। एक बार चेक करना सारे बच्चे, है ना। ये 1 इस साइड आएगा और यहां पे 2 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। नाउ बिफोर मार्किंग दिस एज द करेक्ट वैल्यू, जस्ट चेक कि आपकी केस के साथ में ये एग्री कर रहा है क्या, आपके केस के साथ में ये एग्री कर रहा है क्या। अगर आप इसके अंदर 1 डालते हो तो दिक्कत क्या होती है, आप अगर इसके अंदर 1 डालते हो तो ये हो जाएगा 1 - 3 + 2 विच इज इक्वल टू 0। लेकिन हम तो ग्रेटर देन 0 वाले वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। हमें जो यहां पर वैल्यू मिली है ना, हम यहां पर जो वैल्यू निकाल पाए हैं वो एक्चुअली इसको ग्रेटर देन 0 नहीं कर पा रही है। अगर 1 इसको ग्रेटर देन 0 नहीं कर पाएगा तो मैं यहां पे 1 थोड़ी लिख पाऊंगा, लेकिन मैंने यहां पे 1 लिखा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गए ना चीजें एक दूसरे में। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यहां सब्स्टिट्यूट करके ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है, ये केस के साथ में एग्री नहीं कर पा रहा है। केस के साथ में एग्री तो करना चाहिए ना। मैंने ये कैसे सोचे थे, मैंने वो x ढूंढने की सोची थी, मैंने वो x ढूंढने की सोची थी जहां पर x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 होता है। जो आंसर निकल कर आया वो ये कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो इसलिए मुझे इसको इग्नोर करना है। केस 2 में देखो धोखा क्या होगा, केस 2 भी धोखे वाला है। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि x² - 3x + 2 आपका इक्वल टू 0 होता है। मैं उन x का डिस्कशन करना चाहता हूं जहां पर x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। लेकिन उस केस में आपकी जो एक्चुअल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, जब आप यहां पे इस 0 वाली वैल्यू को सिग्नम को दोगे तो सिग्नम 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2x - 1 आएगा, मतलब x इक्वल टू 1/2 आएगा। लेकिन क्या x इक्वल टू 1/2 में ये पावर है कि वो केस को सेटिस्फाई करे, नहीं। यहां पर अगर आपको इसको 0 करना है तो 1 और 2 पे 0 होता है, 1/2 पे 0 नहीं होगा क्वाड्रेटिक आपका, ठीक है। तो इस बार फिर से आप जो यहां पे x के लिए सॉल्व कर रहे थे वो x नहीं आया आपके पास में, मतलब आपको इसको भी करना पड़ेगा इग्नोर, ठीक है। पकड़ में आ रही है बात। और तीसरा धोखा भी आप बहुत जल्दी यहां पे खाने वाले हो, ठीक है। तीसरा धोखा आपको यहां पर मिलेगा जब आप सॉल्व करोगे अपने लेस देन 0 के लिए। केस 3 जो आपका बनेगा वो बनेगा कि आपने माना है कि मैं उन x को फाइंड करना चाहता हूं जिन x पर ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाता है। मैं उनमें से कोई x यहां पे ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूं। इस तरह से सोचो इस क्वेश्चन को। मैं कोई ऐसे x ढूंढना चाहता हूं जिस पे ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाता है तो सिग्नम क्या करेगा उसका,
सिग्नम उस नेगेटिव वैल्यू का, जो यहां पे मैंने केस क्रिएट किया है यहां पे नेगेटिव है, तो सिग्नम उसका वैल्यू जनरेट करेगा -1। तो -1 जनरेट करेगा तो हमारी इक्वलिटी अब क्या हो जाएगी, -1 इज इक्वल टू 2x - 1। मतलब यहां पर हमारे पास में x इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 0। क्या x इक्वल टू 0 आपके केस के साथ में एग्री कर रहा है? क्या x इक्वल टू 0 डालने पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो लेस देन 0 है क्या? नहीं है, आपको यहां पे 2 मिल रहा है विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं जिन x का डिस्कशन करना चाह रहा था उनमें से तो कोई आंसर आया नहीं, कोई भलता ही आंसर यहां पे जो है उठ के आ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में यूजलेस आंसर आ रहा है हम इसको क्या करेंगे, फिर से इग्नोर करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो तीनों ही आंसर आपके इग्नोर हो गए, मतलब यहां पर आपके साथ में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 0। क्लियर है? यस, डी फॉर धोखा, बिल्कुल डी फॉर धोखा। बढ़ सकते हैं आगे। आपको यहां पर सिग्नम की वर्किंग समझ में आ गई है ना? ये 2-3 सवाल भी यहां पर काफी, अगर आप अच्छे से समझ लोगे आपको सिग्नम में दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नम को आप क्या क्या दे रहे हो उसको स्टडी करो। ठीक है, सिग्नम को अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो तो आप +1 बनाओगे, सिग्नम को अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो तो +1 बना लो, सिग्नम को आप इक्वल टू 0 दे रहे हो तो 0 बना लो, सिग्नम को आप अगर लेस देन 0 बना रहे हो तो -1 बना लो। ठीक है, इतना ही है सिग्नम फंक्शन, और नहीं है। ठीक है, चलो तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हमारे एक और सिंपल से फंक्शन की तरफ, विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई गेस अ लॉट ऑफ यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली हमारे पास में जैसे कि e की पावर x होता है, जैसे कि हमारे पास में e की पावर x होता है, मतलब e की पावर x इज नॉट द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो बेसिकली होता है a की पावर x। ठीक है, आज तो यहां पर a की पावर x, ठीक है, ax नहीं, a की पावर x। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट रीराइट इट, a की पावर x। ऑलराइट, तो एक्सपोनेंट पता है ना हमें, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर। यस, तो आपके पास में अगर एक फंक्शन है जिसमें x आपका पावर में चढ़ा हुआ है किसी कांस्टेंट के ऊपर, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहां पर आपका जो बेस a है ये e भी होता है, और वो बहुत ही स्पेशल फंक्शन होता है हमारे लिए, विच इज e की पावर x। e की पावर x जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जानते हैं, है ना, उसमें हमेशा e बेस में हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है कहना चाहते हैं तो आप यहां पर बेस में कुछ दूसरा नंबर भी रख सकते हैं, जैसे कि 2। अगर आपने 2 रख दिया तो यहां पर 2 की पावर x बनेगा, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वाली बात दिमाग में उतरी सारे बच्चों को सबसे पहले? यस, कि आपका यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस में नंबर लिखा हुआ होता है, इट कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन आ रही है ना। अब ये रिस्ट्रिक्शन कुछ जानी पहचानी से लग रही है आपको? यहां पर ये क्या बोल रहा है कि आपका a जो है ना, यहां पे जो आपका बेस है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो आपका बेस है ये 1 नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेस वाली लैंग्वेज है ये तो हमने लॉग में भी इस्तेमाल करी है, ये जो बेस वाली लैंग्वेज है ये तो हमने लॉग में भी इस्तेमाल करी है ना। ठीक है, इंटरेस्टिंगली ये एक्चुअली वही रिस्ट्रिक्शन है जो हम वहां पर भी देख के आए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि आप यहां पे जो लॉग इक्वेशन पढ़ रहे हो, लॉग ऑफ सम नंबर टू द बेस a, ये अगर आपका x के बराबर होता है तो इसी का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सॉल्व करना हमें आसान लगता है। ठीक है, तो हम एक्चुअली इसका मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। जब हम लॉग इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे होते तो हम एक्सपोनेंशियल में ही कन्वर्ट कर रहे होते थे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि यार ये लिखो, चाहे इसी का इक्विवेलेंट लिख लो। इसका इक्विवेलेंट क्या बनता है, a की पावर x, किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू a की पावर x, इसी का इक्विवेलेंट ये था, राइट। तो जब मैंने यहां पर बेस के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो भाई उसी का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ये भी है, तो यहां पर भी सेम रिस्ट्रिक्शन हमें दिखाई दे रही हैं। a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हम यहां पे -2 की पावर x नहीं बनाएंगे कभी भी, हम 1 की पावर x नहीं बनाएंगे कभी भी, लेकिन हम 1/2 की पावर x बना सकते हैं, हम 2 की पावर x बना सकते हैं, हम 10 की पावर x बना सकते हैं, हम 1/10 की पावर x बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आपका जो बेस a है वो अगर 1 से बड़ा, सॉरी वो अगर 0 से बड़ा है, देन वी हैव अ पॉसिबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही? एंड इफ आई लुक एट द डोमेन एंड रेंज, यहां पर अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं कि यहां पर आप x क्या क्या डाल सकते हो, फंक्शन क्या है आपका, a की पावर x। a तो यहां पे कुछ ना कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया होगा पहले से क्वेश्चन सॉल्व करते समय, या क्वेश्चन वाले ने दे दिया होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि x के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन बताओ, तो x के ऊपर यहां पर आपको क्या लगता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए क्या? क्या ऐसा कोई x है जो आपको दिक्कत देगा?
क्या ऐसा कोई x है जो आपको दिक्कत दे सकता है? यहां पर देखो हमारे पास में जो है 2-3 ही ऑप्शन है चेक करने के लिए, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव नंबर डालते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेट अस टेक सम एग्जांपल, ठीक है। सबसे सिंपल वाला बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन व्हिच इज fx इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहा हूं, है ना, x की वैल्यू 2 डाल रहा हूं, 4 डाल रहा हूं, 10 डाल रहा हूं, तो यहां पे बहुत अच्छे नंबर निकल कर आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद पॉजिटिव इनपुट्स, तो यहां पर तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट नेगेटिव इनपुट्स? अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव इनपुट डालूंगा तो होगा क्या? अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव इनपुट डालूंगा तो आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब आपका नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पे -2 डाल के देखो, अगर आप इसके अंदर f ऑफ -2 कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर -2 आएगा, विच इज 1/2 की पावर 2 विच इज 1/4। तो पावर में जब नेगेटिव जाती हैं चीजें तो आपके पास में रेसिप्रोकल्स क्रिएट हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, रेसिप्रोकल क्रिएट होने में क्या दिक्कत है, होने दो, ठीक है। मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी अलाउड है, पॉजिटिव वैल्यूज तो अलाउड है ही। 0 डालने पे भी दिक्कत नहीं है, 0 डालोगे तो आपके उसमें यहां पर कितना आएगा, 0 डालोगे तो आपके उसमें यहां पे इनपुट डालने पे 1 आएगा, ठीक है। सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर अलाउड एज इनपुट्स, इसलिए इसका डोमेन क्या है, R। इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन अगर आप रेंज की बात करो तो सोच के देखो यहां पर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव नंबर डाल रहा होता, अगर मैं यहां पे 2 डाल रहा होता तो यहां पे जो है पॉजिटिव वैल्यू जनरेट हो रही। अगर मैं -2 डाल रहा हूं ना तो भी पॉजिटिव नंबर ही जनरेट हो रहा है 1/4। तो 2 की पावर में आप कुछ भी कर दो, आप नेगेटिव वैल्यू नहीं जनरेट कर सकते। आप 2 की पावर में कुछ भी कर दो, आप नेगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते। हमेशा आपके पास में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या आपके पास में आउटपुट कभी 0 आ सकता है क्या? तो 0 भी नहीं आ सकता। 0 लाने के लिए आपको -∞ डालना पड़ेगा, लेकिन -∞ कोई नंबर थोड़ी है। -∞ क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि आप जब यहां पे 2 की पावर -∞ करोगे तो वो वर्क कैसे करेगा? पहले तो यहां पर नेगेटिव पावर है इसलिए आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। 2 की पावर -∞ जो है वो इस तरह से वर्क करेगा, 1/2 की पावर ∞ बताओगे, और 2 की पावर ∞ कितना हो जाएगा? 2 की पावर ∞ बहुत बड़ा नंबर है विच इज अगेन ∞, और 1/∞ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वल टू 0 तो तब आएगा ना जब ये एक्चुअली नंबर्स होते हैं। इन्फिनिटी तो क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है, एक फीलिंग है। तो मतलब यहां पर आपने नीचे एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया है, लेकिन 1/, बहुत बड़ा नंबर एक बहुत छोटा नंबर होगा, 0 थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहां पर जो है आउटपुट में एग्जैक्टली 0 नहीं मिलता है। हमें 0 के आसपास बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं मिलता है। इसलिए हम यहां पर इसकी रेंज क्या बताते हैं? हम इसकी रेंज बताते हैं ओपन ब्रैकेट 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 भी यहां पर आपका जो है रेंज में नहीं आ पाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट। अच्छा, सर की स्क्रीन पे अभी फ्रैक्शन पार्ट, अरे हाँ, मेरी स्क्रीन पे अभी फ्रैक्शन पार्ट क्यों चल रहा है? इधर सिग्नम फंक्शन था ना, इधर सिग्नम फंक्शन था। आज तो मतलब बहुत ही मजा आ रहा है यार, मतलब क्या चल क्या रहा है आज। ऑलराइट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्यों है ये? दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑलराइट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलराइट, गुड दैट यू नोटिस्ड, है ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस इन द लाइव चैट। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब हमने इसका डोमेन रेंज देख लिया, इसका ग्राफ देखने की बारी आई है। तो हमारे पास में यहां पे फिर से अब 2 अलग अलग कैटेगरी में ग्राफ जाएंगे। यहां पर देखो, हम ऑलरेडी लॉग का डिस्कशन कर चुके हैं। लॉग का जब हमने ग्राफ देखा था तो हमने बोला था बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेस हमारा 1 से बड़ा है या बेस हमारा 1 से छोटा है। मतलब बेस आपके उसमें फ्रैक्शनल है या फिर बेस हमारे पास में 1 से बड़ा है, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करा था कि हमारा ग्राफ किस नेचर को शो करेगा, इंक्रीज नेचर को शो करेगा या फिर डिक्रीजिंग नेचर को शो करेगा। एग्जैक्टली सेम चीज होती है जब हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं तब भी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के केस में भी हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो ए है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो जब भी मैं यहां पर बोल रहा हूं 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब ऑब्वियसली आपको यहां पर जो है 0 और 1 के बीच में ही कोई एक वैल्यू सोचनी होगी, ठीक है। अगेन टू अंडरस्टैंड दिस वेल, हम यहां पे a की वैल्यू 2 के साथ में अपना फंक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास में fx जो है वो 2 की पावर x है, अगर मेरे पास जो fx है वो अगर 2 की पावर x है, तो आप यहां पे सोच के देखो क्या होगा। अगर आप यहां पे 0 डालोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 1 आएगा। 0 डालने पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1 ही आएगा, ठीक है।
नीचे बेस चाहे जो हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये 3 की पावर x होता तो भी यहां पे 0 डालने पे तो 1 ही आ रहा होता, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर आप इसके अंदर 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो यहां पर एकदम से आपका जो है हाइट बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपकी रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत तेजी से आप जो है यहां पे हाइट पकड़ते हो, ठीक है। तो यहां पर आपने जो है 1 डाला है तो 2 आया है, लेकिन आपने 2 डाला है तो 4 तक चला गया है वो, ठीक है, और आपने 3 डाला है तो 8 तक चला गया है, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली यू शुड इमेजिन योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। लेकिन नेगेटिव के केस में क्या हो रहा है, अगर आप यहां पे -1 डालते हो तो होगा क्या, -1 डालोगे तो यहां पर ये 1/2 बनेगा ना, -1 डालोगे अगर तो आपके उसमें 1/2 आएगा, अगर आप -2 डालोगे तो 1/4 आएगा, -2 डालोगे तो 1/4 आएगा। सो दिस इज हाउ योर ग्राफ एक्चुअली बिकम्स, है ना, +1/4। तो 0 के तो ऊपर ही है आपका ग्राफ, जो है वो तो 0 के ऊपर ही है, 0 तक जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन 0 हो नहीं पाएगा, वो एंड तक भी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये 0 तक जाने की कोशिश ही करते रह जाएगा बस, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने ग्राफ को इंक्रीजिंग बोलते हैं, इस नेचर को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग। कभी भी आपको जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्ड का इस्तेमाल करना है तो आपको हमेशा लेफ्ट से राइट में ट्रैवल करना है। लेफ्ट से राइट में ट्रैवल करते हो तो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, मतलब हम इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं यहां पे अपना एग्जांपल चेंज करूं, अगर मैं यहां पर बोलूं कि आपका जो a है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन है, तो सोचो क्या हो रहा है, इस केस में आपको डिक्रीजिंग नेचर देखने के लिए मिल रहा है। फिर से एक एग्जांपल के साथ में इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। fx बच्चों अगर आपका यहां पर है, जहां पर आपका बेस फ्रैक्शन है, a की पावर x मुझे यहां पे लिखना था, मैंने a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में सिलेक्ट कर ली। अगर a की वैल्यू मैंने 0 और 1 के बीच में सिलेक्ट करी है तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, इस तरह का फंक्शन देख पा रहे हैं एज एन एग्जांपल 1/2 की पावर x। 1/2 की पावर x अगर आप यहां पे सोचोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली पावर स्प्लिट करके 1/2 की पावर x हो जाएगा, जिसको आप फर्दर आगे चल के 2 की पावर -x भी लिख सकते हो। तो यहां पे हो क्या रहा है, मेरे ख्याल से यहां से क्लैरिटी सबसे ज्यादा आएगी जब मेरा यहां पे 2 की पावर x बड़ा बनेगा तो 1/2 की पावर x तो और छोटा हो जाएगा ना, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए थे, है ना। जैसे जैसे यहां पर मेरा 2 की पावर x का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा यहां पे 1/2 की पावर x का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। जब मैं यहां पर आपके साथ में इनपुट 1 शेयर करूंगा तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट 1/2 हो जाएगा। ऑलरेडी यहां पे 0 डालने पे 1 आया था, 0 डालने पे 1 आया था, 1 डालने पे कितना हो जाएगा, 1 डालने पे आपके इसमें 1/2 हो जाएगा, मतलब चीजें कम हो रही है। 2 डालने पे 1/4 हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर रिड्यूसिंग ग्रोथ विल लुक लाइक। लेकिन अब नेगेटिव वैल्यू डालने से चीजें क्या हो जाएंगी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ऊपर आ जाएंगी और नेगेटिव इनपुट पे आपको 1 से बड़ी वैल्यूज मिलेंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैटेगराइज करेंगे एज डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है, इसको हम कैटेगराइज करेंगे एज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर आगे हमें जो सॉल्व करना है ना, वो ऑब्वियसली क्या है कि हमें यहां पर अपनी एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटीज सॉल्व करते आना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू राइट समथिंग अबाउट दैट एज वेल, है ना। यहां पर देखो ध्यान से, क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैंने इनपुट बड़ा इस्तेमाल किया है, लेट से यहां पर आपका जो x2 है वो बड़ा है x1 से, आपका जो x2 है वो बड़ा है x1 से, तो क्या 2 की पावर x2 भी बड़ा होगा 2 की पावर x1 से? 2 की पावर अगर आप ज्यादा पावर कर दोगे तो ज्यादा ही बड़ा आंसर आएगा ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां पे डायरेक्ट रिलेशन वाली बात ठीक बैठ रही है, जैसे लॉग में भी हमने डिस्कशन किया था, डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कब होता है ऐसा, जब आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो आपका इनपुट और फंक्शन का आउटपुट सेम तरीके से रिलेटेड होते हैं। तो हमें यहां पे अगर यहां से यहां जाना है, हमें अपनी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करनी है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार अगर 2x2 बड़ा उसने दिया हुआ है तो ऑब्वियसली x2 बड़ा होगा तभी यहां पे बड़ा आंसर आया होगा। तो हम इसमें से बेसिस को इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली पावर्स की डिस्कशन पे चले जाते हैं टू सिंप्लीफाई आवर आंसर, ठीक है। तो यहां पर जब मैं ये काम करूंगा, जब मैं बेसिस हटाऊंगा और केवल पावर की बात करूंगा, तो मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही मेंटेन करूंगा जो क्वेश्चन में थी वही आगे हमें इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन अगर आपका बेस फ्रैक्शनल है, तो यहां पे चीजें रिवर्स हो गई ना। अगर आप 2 इनपुट दे रहे हो तो आपको और छोटा आंसर मिला है, एज कंपेयर टू 1 डालने पे जो आपको मिला था।
और छोटा इनपुट दोगे तो और बड़ा आंसर मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इनपुट और आउटपुट इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास में इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से बननी चाहिए कि अगर आप ये बोलते हो कि x2 बड़ा है x1 से, तो इस केस में a की पावर x2 एक्चुअली छोटा हो जाएगा a की पावर x1 से। a की पावर x2 एक्चुअली छोटा हो जाएगा a की पावर x1 से इफ a इज बेसिकली लेस देन 1, ठीक है। तो अगर मेरे पास में एक ऐसा इनइक्वालिटी है क्वेश्चन में जहां पे बेस 1 से छोटा है, बेस कोई फ्रैक्शन है, तो मैं यहां से अगर बेसिस हटाना चाहता हूं, केवल पावर्स में रिलेशन लिखना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके पावर्स वाला रिलेशन लिखूंगा, ठीक है। ये छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम यहां पर अपने क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ठीक है। हमारा पास जो पहला सवाल निकल कर आ रहा है उसको एक बार फिर से बड़ा सा लिख देता हूं ताकि सभी को दिखाई दे। सो 25 टू द पावर 2x - 1 is greater than 5 to the power 3x upon 2। हमें इसको सॉल्व करना है, इस एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। 25 की पावर 2x - 1 और 5 की पावर 3x - 2, ठीक है। क्या आंसर इसका निकल कर आना चाहिए, एक बार ट्राई करें सारे बच्चे। तो मैं यहां पे बेसिकली बताना क्या चाहता हूं कि हम यहां पे कंपेयर कर सकते हैं अगर बेसिस सेम हो तो। अगर हमारे बेसिस सेम होंगे तो कंपेयर कर पाएंगे। तो लेट अस कन्वर्ट दिस एज वेल एज 5। तो 25 को हम लिख लेते 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर आपके पास में टोटल हो जाएगा 4x - 2। इसके साथ एग्री कर रहे हैं। और यहां पर आपका बेस जो 5 है वो क्योंकि 1 से बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली पावर में अगर अगले स्टेप में रिलेशन लिखना चाह रहा हूं, इफ आई वांट टू नाउ जस्ट रिमूव दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट एंड इफ आई वांट टू कंपेयर द पावर्स डायरेक्टली, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई यहां की पावर ज्यादा होगी तभी ये हो पा रहा है, ठीक है। 5 की पावर में ज्यादा करोगे तभी यहां पे आपका बड़ा आंसर बनेगा। तो आपकी पावर जो 4x - 2 है ये बड़ी होनी चाहिए 3x upon 2 से। सिंपल, इतना सही सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में यहां पे आएगा 8x - 4 ग्रेटर देन 3x, मतलब आपके पास में यहां पे आ जाएगा 5x, यहां पे आ जाएगा 4। सो 5x शुड बी ग्रेटर देन 4, सो x शुड बी ग्रेटर देन 4/5 बिकम्स आवर आंसर, है ना। बिल्कुल आपको यहां पे जो है अब बहुत ही सिंपल लग रही होंगी ये सारी इनइक्वालिटीज, ठीक है, क्योंकि हमने बड़े बड़े सवाल यहां पर जो है सॉल्व पहले किए हुए हैं, ठीक है। 4/5 से बड़ा होना चाहिए हमारा यहां पर x, तो ये इनइक्वालिटी आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखेगी। लेट अस ट्राई टू सॉल्व समथिंग लाइक दिस। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, लेट मी राइट इट डाउन वंस अगेन। इनइक्वालिटी जो दी हुई है दैट इज 3 की पावर x - 1 का मॉड इज ग्रेटर देन, मॉड के अंदर 3 की पावर x - 9, ठीक है। हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके बतानी है। 3 की पावर x - 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 3 की पावर x - 9। तो यहां पर अब जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम ये देख पा रहे हैं कि मल्टीपल फंक्शंस भी एक ही सिंगल क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैसे हमने आज एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा था, सिग्नम भी आ रहा था। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर लॉग भी था, सिग्नम भी था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस एक साथ आते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट तो अभी भी मॉडुलस ही है। अगर आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, हालांकि हम यहां पे इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने जो है एक्सपोनेंशियल पहली बार डिस्कशन में लाया है, ठीक है। सो इसलिए इस तरह के सवाल आपने पहले नहीं देखे थे डिस्कशन में जब हम मॉडुलस डिस्कस कर रहे थे। बट स्टिल मेजर यहां पर जो है क्वेश्चन का जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो अभी भी मॉड ही है, क्योंकि जब तक मैं यहां पे मॉड हटाऊंगा नहीं तब तक मेरे पास में ऐसी सिंपल इनइक्वालिटी नहीं आएगी। सिंपल इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो मैं क्या ही सॉल्व करूंगा। तो मॉड तो मुझे हटाना पड़ेगा, और मॉड हटता कैसे है, जब हम उसके क्रिटिकल पॉइंट को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं तो हमारा मॉड हटता है, ठीक है। तो हमें यहां पे अभी मॉड हटाने के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो मुझे मॉड हटाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहले यहां पे आंसर करने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसके ऊपर आपका मॉड का एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो यह वाला एक्सप्रेशन आपका जीरो कब होता है, जब x का वैल्यू जीरो डालोगे। 3 के पास जीरो कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट जीरो है, और वैसे ही इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, ध्यान से देखें सारे बच्चे। इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है आपके पास में 2।
इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट है 2, क्योंकि यहां पे जब आप 2 डालोगे तो 9 - 9 0 यहां पे बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिए। यहां पर जो है अभी भी एक्सपोनेंशियल हमें एकदम से तंग नहीं कर रहा है, हमें यहां पर अभी मेजरली फोकस में मॉडुलस फंक्शन को ही रखना है। तो हम अपने 3 अलग अलग नंबर लाइन के ऊपर जो है विजुलाइज कर पा रहे हैं, 3 अलग अलग रीजन्स। जब मैं यहां पे 2 से बड़े रीजन की बात करूंगा तो क्या होगा, 2 से बड़ा वाला जो रीजन है उसके लिए मैं यहां पे कमेंट कुछ इस तरह से करूंगा कि ये रीजन जो है ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट वाला रीजन है, और क्योंकि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट वाला रीजन है इसलिए दोनों के दोनों मॉडुलस प्लस साइन के साथ में ओपन होंगे, है ना, ये तो हमने सीखा है। तो मैं इस मॉड को भी प्लस साइन के साथ में ओपन करके लिख दूंगा और इस मॉड को भी प्लस साइन के साथ में ओपन करके लिख दूंगा। अब सवाल सिंपल हो गया ना, अब सवाल सिंपल हो गया, क्योंकि अब मॉड नहीं है, मॉड ही तो परेशान करता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जो है कितनी देखो अच्छी बात हो रही है कि एक्सपोनेंशियल तो भाई कैंसिल ही हो गया, उसने बोला चलो हटाओ अलग, मैं बहुत ही सिंपल कर देता हूं, ठीक है। तो 3 की बार x ही कैंसिल हो गया, तो 3 की बार x अगर कैंसिल हो गया इस रीजन में तो आपके इसमें आ रहा है -9 इज ग्रेटर देन -9, -1 इज ग्रेटर देन -9, ये तो सही है। -1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन -9, इसमें दिक्कत क्या है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम ये बोलेंगे कि यार जब जब ये केस हो सकता है तब तक आपके पास में हमेशा ही एक करेक्ट जो है आउटपुट आएगा, है ना, क्योंकि आपके इसमें हमेशा ही क्या बनेगा, आप चाहे यहां पे x की वैल्यू 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप यहां पे हमेशा ही क्या करोगे, 20 भी अगर आपने लिया तो 3 की पावर 20, 3 की पावर 20 कैंसिल करके ये यही इनइक्वालिटी जनरेट करोगे और बोलोगे कि हाँ ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, 20 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये इनइक्वालिटी जनरेट कर रहा है विच इज ए ट्रू इनइक्वालिटी। तो यहां पर आपको बोलना क्या होता है, ये जो भी आपका रेंज है सब के सब आप यहां पे वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सब के सब यहां पर वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हो। मतलब x ग्रेटर देन 2 इज अलाउड, ठीक है, x बिलोंगिंग टू 2 से लेके इंफिनिटी एवरीथिंग इज अलाउड, इसका ये आंसर निकला, ठीक है। अगर मैं 0 और 2 के बीच की बात करूं तो क्या हो रहा है, अगर मैं 0 और 2 के बीच की बात करूं तो अब मैं 0 वाले क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हूं लेकिन 2 वाले क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हूं, ठीक है। तो 0 के क्रिटिकल पॉइंट वाला नंबर आपका अभी भी पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा, लेकिन ये आपका नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा। सो -3 की पावर x -9 ऐसा बनने वाला है, ठीक है। सो ये माइनस इस साइड आके 2 टाइम्स ऑफ 3 की पावर x बनेगा, और यहां से आपके पास में 1 जो है उस साइड जाके 10 क्रिएट करेगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यहां पे 10 आएगा, मतलब 3 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन 5, ऐसा आपका इनइक्वालिटी जनरेट हो रहा है। मुझे अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 की पावर x ग्रेटर देन 5 को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर 3 की पावर x ग्रेटर देन 5 जो हमारे यहां पे एक केस क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे log ले लेता हूं टू द बेस 3। अगर मैं log ले लेता हूं टू द बेस 3 तो मेरे पास में ये इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, क्योंकि बेस आपने यहां पे 1 से बड़ा कंसिडर किया है तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, ये आपका पावर नीचे उतर के आ जाएगा और आप यहां पे x को ग्रेटर देन log ऑफ 5 बेस में 3 ऐसा बोल पाओगे। क्लियर हो रहा है। तो आपको इस रेंज के अंदर सारे के सारे वैल्यूज जो इंक्लूड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो -1 से लेके 2 सॉरी 0 से लेके 2 के बीच में आपके यहां पर आंसर क्या निकला है, ये आपका आंसर निकला है, ठीक है। सो कैन यू जस्ट विजुअलाइज कि यहां पर कैसा होगा। आपको भी यहां पे जो केस डिस्कस करना था विच वाज 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, लेट अस से वी आर कंसीडरिंग कि 0 2 इस केस में जो है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यहां पे log ऑफ 5 बेस में 3 प्लॉट करना है। तो मैं कहां प्लॉट करूं, क्या इस रेंज के अंदर आ रहा है log ऑफ 5 बेस में 3। तो यहां पे आपको कैसे सोचना है कि log ऑफ 3 बेस में 3 1 होता है, और यहां पर log ऑफ 5 बेस में 3 है, तो log ऑफ 3 बेस में 3 से तो बड़ा ही है ये, मतलब 1 से तो बड़ा ही है, ये जो भी नंबर है ये 1 से पक्के से बड़ा है। लेकिन 2 कब बनता है log, जब मेरे पास में log ऑफ 9 बेस में 3 होगा ना, log ऑफ 9 बेस में 3 विल सिंप्लीफाई डाउन टू 2। तो मेरे पास में अभी तो 5 ही पहुंचा है ना, मतलब मेरे पास में log 9 का जो आंसर आता है उससे छोटा आंसर आएगा। मतलब ये जो आपके पास में नंबर है ये डेफिनेटली 1 और 2 के बीच वाला कोई नंबर है, तो मैं इसको यहां पे प्लॉट कर सकता हूं। इसका मतलब आपका जो log ऑफ 5 बेस में 3 है उसको मैं यहां कहीं प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि इससे बड़ा हो, तो इससे बड़ा मतलब मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा इस केस का, x बिलोंग्स टू log ऑफ 5 बेस में 3 से लेके 2 तक, क्योंकि यहां पर देखो 2 को आप या तो इस रेंज में काउंट कर लो या फिर उस रेंज में काउंट कर लो, दोनों में से किसी भी एक रेंज में आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। बाउंड्री रीजन है ना, तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे उसको देखना चाह रहे हो।
और अगर मैं 0 से कम की बात करूं तो क्या होगा, 0 से कम पे आप यहां पर बोलोगे कि यार दोनों के दोनों मॉड आपके माइनस के साथ में ओपन होना चाहिए, माइनस ऑफ 3 की पावर x माइनस 1 एंड ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3 की पावर x माइनस 9। ठीक है, तो यहां पे फिर से क्या दिक्कत है, आपका ये 3 की पावर x कैंसिल होगा एंड वी विल गेट 1 ग्रेटर देन 9 विच इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहां से हमें कोई सॉल्यूशन इसका मतलब मिलने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब ये जो दो केसेस से हमारा आंसर आए हैं उनको मर्ज करना है। अगर आप इनको मर्ज करते हो तो आपका आंसर क्या निकलता है, क्या आप यहां पे डी आंसर देख पा रहे हो। ये वाला जो केस है ये बोल रहा है कि आपका आंसर log 5 to the base 3 से लेके 2 तक जाना चाहिए, और ये केस बोल रहा है 2 के आगे वाले भी सारे चलेंगे। तो हम इसका मतलब इस log वाली वैल्यू के आगे सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस log वाली वैल्यू के आगे हम सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हैं। वाली बात समझ में आई, ठीक है, ऑल राइट। इज एवरीबॉडी एबल टू सी द लाइव चैट क्लियरली, है ना। यहां पर मुझे जो है मेरा खुद के मोबाइल में नहीं दिख रहा है ऐसा क्यों हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल टू यू स्टूडेंट्स। लेट मी जस्ट चेक वंस। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो हम इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट फंक्शन विच इज दिस। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बच्चों, है ना, लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग एल्स, है ना। क्लीन करने के बाद मेरे ख्याल से मोबाइल में जो भी दिक्कत आती है ना, जैसे कि बंद करके चालू कर दो सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है, वैसे ही एक बार जो है सारी ऐप्स क्लोज कर दो, कुछ ना कुछ सही हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें यहाँ पे फिर हमारा डिस्कशन। ऐसा ना हो जाए कि मैं एक इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। ठीक है, तो अच्छा किया है हमने पहले यहाँ पे पूछ लिया आप लोगों से। चलो, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डिस्कशन यहाँ पे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ तो दिक्कत है इसके अंदर। ऑलराइट, सो फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन हमें यहाँ पे ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी है, यस और नो। स्क्वायर रूट फंक्शन तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर ये सबसे एंड में क्यों पढ़ा है, ये सबसे एंड में क्यों पढ़ा है, ये तो पहले ही पढ़ा सकते थे। हाँ, लेकिन ये एंड में इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम वेटेज दे के पहले मॉडुलस और लॉग को पढ़ लेना चाहते थे। ठीक है, कभी भी मैं ये नहीं करना चाह रहा था कि लॉग आपकी आखिरी चीज हो जो आप पढ़ो। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में यूजुअली ये होता है ना कि हम जो लास्ट में पढ़ते हैं वो डिफिकल्ट है। तो लॉग के साथ में अगर ऐसा होता है ना तो अननेसेसरी आधे से ज्यादा जनता ये मानती है कि यार लॉग जो है समझ में नहीं आया क्योंकि वो एंड में पढ़ा है, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड में कुछ ना कुछ बचा के रखना चाह रहे थे। तो दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पर इस लेक्चर में हमारे पास में जो है स्क्वायर रूट फंक्शन अब आया है डिस्कशन में। हालांकि इसके अंदर बहुत ही एक अमेजिंग इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलने वाला है, जो इनिशियल डिस्कशन मेरे ख्याल से वो यहाँ पे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिकॉज वी नो दिस फंक्शन, है ना, वेरी वेल। अंडर रूट फंक्शन जो हमारे पास में होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, पॉजिटिव इनपुट ही दे सकते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी ही हम इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, जीरो अलाउड है इनपुट देना। लेकिन अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट भी यहां पर कहां से कहां तक आता है, आउटपुट भी इसका जीरो से लेके इन्फिनिटी ही आ पाता है। ठीक है, इसका रेंज और डोमेन दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी ही हैं। और अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ इसका ऐसा आता है। ठीक है, ये आधा पैराबोला है, ये क्या है, ये आधा पैराबोला है। अगर मैं इसका कॉपी नीचे भी कर दूं ना, ये जो बना हुआ है ये कॉपी नीचे भी कर दूं, अगर ऐसा बन दूं तो फिर ये पक्के से हमारे पास में एक पैराबोलिक कर्व होगा, ये पैराबोला होगा हमारे पास में जो क्रिएट होगा। लेकिन यहां पे पैराबोला नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये अंडर रूट का ग्राफ है, याद रखना इसको। बहुत सारे बच्चे अभी भी यहां पर नहीं जानते हैं क्या कि अंडर रूट ऑफ 4 कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 4 2 आता है, अंडर रूट ऑफ 4 2 आता है, अंडर रूट ऑफ 9 3 आता है, अंडर रूट ऑफ 1 1 आता है, अंडर रूट ऑफ 0 0 आता है। ठीक है, तो आप यहां पे अगर ये इतने सारे पॉइंट्स अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो 0,0 प्लॉट करो, फिर 1,1 प्लॉट करो, ठीक है, फिर 4,2 प्लॉट करो, है ना। काफी दूर जाने के बाद आपको एक और पॉइंट मिलेगा जिसके बारे में आपको जानकारी है, और फिर 9,3 प्लॉट करो। देख पा रहे हो, है ना, काफी दूर जाकर आपको जो है अपने इंटीग्रल वैल्यूज यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, सो आपके यहां पर ग्राफ की इंक्रीज होने की स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपका एक्सपोनेंशियल तो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इंक्रीज तो होगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी रुकने वाला नहीं है, ये भी ऊपर ही जा रहा है। ये भी कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ही है ये भी।
लेकिन बड़े धीरे धीरे जा रहे हैं, है ना, यहां पर एक्सपोनेंशियल की तरह से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये ग्राफ आता है ये फिर से हमें क्लैरिटी दे रहा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स जो है भाई नेगेटिव मत बता देना गलती से भी कि अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है, +2 भी होता है -2 भी होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। अंडर रूट ऑफ एक्स हमारे पास में एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। एंड इस वजह से हमारे पास में जो ग्राफ है वो ऐसा ही क्रिएट हो पाता है। क्लियर यहां तक सारे बच्चों को? ऑलराइट, सो अगर आपको ये वाला पॉइंट अगर क्लियर है, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन विच इज inequalities related to our square root function, है ना। मतलब प्लस पे जब मैं पढ़ाता हूं अगर मुझे चैट नहीं दिख रहा होता है ना तो मेरे को ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं ना लैपटॉप से बात कर रहा हूं, और वैसे यहां पर भी मुझे अभी फील हो रहा है आई एम समहाउ नॉट एबल टू सी द लाइव चैट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट इज फीलिंग वेरी वियर्ड। मैं कई बार जो है रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, है ना, क्योंकि एक पढ़ाने का फ्लो होता है, लेकिन बहुत बार नज़रें चली जाती हैं कि हाँ बच्चे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, है ना। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। जस्ट मुझे 1 मिनट दे दो, है ना, आई विल जस्ट चेक व्हाट इज़ द इशू। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली मोबाइल जो है कुछ ना कुछ जो है कमाल कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑलराइट, चलो, तो एक बात तो मुझे यहां पर पता चली कि हाँ सब कुछ जो है लाइव है, सब कुछ लाइव है, इतना यहां पर मैं गारंटी कर पाया हूं। आईटीएफ कब स्टार्ट होगा? आईटीएफ दीपक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, आईटीएफ जो होगा वो निशान सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आईटीएफ आपका 12th का टॉपिक रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो, प्लीज टेक माय नेम अश्मिता। ओके बेटा, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ाई कर लेना, आपका नाम ले लिया, ठीक है। आज के लेक्चर के सारे सवाल आपसे बनना चाहिए। चलो, तो सॉल्विंग इररेशनल इनइक्वालिटीज इज समथिंग दैट वी वांट टू लर्न नाउ, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा एक सवाल के साथ में स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट अस नॉट डू अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल डिस्कशन, क्योंकि थ्योरी जितना डिस्कस करेंगे ना इसमें मुझे पता है यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ा के देख लिया है। इररेशनल इनइक्वालिटी में क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं समझा दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं थ्योरी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो लेट अस नॉट डू दैट, लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर हमारे पास में जैसे कि ये एक सवाल है, ये इनइक्वालिटी है ऑब्वियसली आप सभी का आंसर है ये इनइक्वालिटी, क्योंकि बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और क्या यहां पर इररेशनल फंक्शन है? ऑब्वियसली आपके इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी कैसे कैटेगराइज की जाएगी? ये इररेशनल इनइक्वालिटी में कैटेगराइज की जाएगी, ठीक है। नाउ हमने यहां पर देखा है कि हमने जब भी अपने लॉग फंक्शन को सॉल्व किया था तो हम वहां पर बोलते थे कि यार डोमेन रिस्ट्रिक्शन लिख लेना चाहिए। वैसे ही यहां पर भी आपको सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए? डोमेन रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले लिख लेना चाहिए। हम कभी भी क्या एक ऐसा एक्स बता पाएंगे जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्रिएट कर दे? क्या वो कभी भी हमारा आंसर होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए, है ना। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो हम क्रिएट करना ही नहीं चाहते ना। तो यहां पे डोमेन रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास में ऑलरेडी जो है कुछ लिमिटेड एक्स ही इनपुट में जा पाएंगे, लेकिन उनमें से भी कुछ एक्स स्पेशल होंगे, उनमें से कुछ एक्स ऐसे होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई एम एबल टू सी वन एक्सप्रेशन विच इज रिटन इनसाइड स्क्वायर रूट, सो आई कैन फॉर श्योर से कि यार यहां पर x जो है आपको ये रिस्ट्रिक्शन के साथ में तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको 3x - 10 जो है सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको वायलेट गलती से भी मत कर लेना, ठीक है। तो हम यहां पर जो ध्यान रखेंगे वो क्या है कि x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/3 होना चाहिए, ठीक है। दीज आर डोमेन रिस्ट्रिक्शंस। सेकंड डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है? अंडर रूट का डोमेन याद है ना, अंडर रूट का डोमेन क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहां पर हम कर रहे हैं पॉजिटिव एंड 0 ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम यहां पर अपने सेकंड के लिए भी करेंगे, मतलब 6 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब यहां पर हम बोल रहे हैं कि आपका x जो है वो छोटा होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 6 के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसके बाहर तो आपका आंसर गलती से भी नहीं जाएगा। किसका आंसर? इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का आंसर। तो अगर आपको कभी भी इररेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है आपको स्क्वायर तो करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको इररेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। एंड इन दिस केस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहां पे स्क्वायर बोथ साइड्स कर रहे हैं। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम जो है जो अटकते हैं ना केसेस, उनका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर जो है प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है चलो मैं वो भी यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हमारे पास में अंडर रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। अंडर रूट क्या है हमारे पास में? अंडर रूट का जो भी आंसर है हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अंडर रूट का वैल्यू हमारे पास में हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब एक पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, ऐसा लिखा हुआ है।
एक पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से ऑलरेडी बड़ा है, तो मैं उसका अगर स्क्वायर कर लूंगा तो भी बड़ा होगा क्या? एक पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी दूसरे पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो मैं उसका अगर स्क्वायर कर लूंगा तब भी बड़ा होगा। तो यहां से मुझे गारंटी मिलती है कि स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकता हूं। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्योंकि चेंज नहीं करना, आई एम वेरी इजीली गेटिंग दिस सिंपल इक्वेशन 3x - 10 शुड बी ग्रेटर देन 6 - x। और यहां से हमारे पास में आंसर क्या निकलता है, यहां से हो जाएगा ये 4x और ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 16, मतलब यहां से आ रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 4। x कैसा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। बस इतना ही करना है। स्क्वायरिंग करा तो ये वाले सवाल में आसान था सब कुछ, इसलिए हमारा सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो गया, राइट। लेकिन मुझे अब तीनों बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं तीनों बातों का ध्यान रखूंगा तो मेरे पास में आंसर क्या बनता है, यहां पर बताएं सारे बच्चे, हमारा जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा इसने बोला। इसने बोला 10/3 से भी बड़ा होना चाहिए। अब 10/3 मतलब कितना है, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 10/3 तो यहां कहीं है, 10/3 तो यहां कहीं है, इससे बड़ा होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि 6 से छोटा होना चाहिए, 6 कहीं यहां पर है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो हमें तीनों की बात कहां मानते आ रही है, जब हम 4 और 6 के बीच में होंगे तब हमें यहां पर मानते आ रही है। लेकिन हमारा आंसर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा x बिलोंग्स टू 4 पे ओपन ब्रैकेट 6 पे क्लोज ब्रैकेट, 4 पे ओपन ब्रैकेट 6 पे क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। 10/3 से 4 भी एक बच्चे का आंसर आया है, एक बार चेक कर ले वो बच्चा, 4 से लेके 6 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब भी आपको इर्रेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी, यस, कभी भी आपको अगर इर्रेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आपको यहां पे स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग किए बिना आपके उसमें इस तरह की सुंदर इक्वेशन आएगी नहीं आएगी, तो आप सॉल्व क्या करोगे। लेकिन आपके पास में हो सकता है सवाल कुछ इस तरह के हों, है ना। हमारे पास में टाइप 1 और टाइप 2 दो टाइप के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं, जिनको हम पहले यहां पर जो है समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइप में क्यों हैं। ठीक है, यहां पर पहली बात आप नोटिस करो कि दोनों साइड अंडर रूट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट नहीं है, इसीलिए यहां पर मैं ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों साइड LHS और RHS मेरे पॉजिटिव हैं। और इसके चलते अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा ना तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहां पे गारंटी नहीं है ना कि दोनों साइड आपकी पॉजिटिव है, इसलिए स्क्वायरिंग करने पर गलती हो सकती है। देखो एक छोटे से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, अगर मैं इस केस का एग्जांपल लेना चाहूं तो मेरे पास में बहुत ही, इसमें तो बहुत सारे केसेस मैं आपको बता सकता हूं। अंडर रूट के अंदर जैसे यहां पर आपने अगर लेटर से 4 ले लिया, ठीक है, अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आपका LHS में होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रेटर देन वाली साइड है, जो ग्रेटर देन वाली साइड है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं कोई सा भी नेगेटिव नंबर, है ना, कोई सा भी नेगेटिव नंबर, तो आपका ये हो जाएगा लेटर से, है ना, ऐसा कुछ -3। तो ये तो ट्रू है ना, ये तो आपकी इनइक्वालिटी ट्रू है, जो क्वेश्चन में दी गई है वो आपकी इनइक्वालिटी ट्रू है। लेकिन आप इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप स्क्वायरिंग करोगे ना, तो जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो जैसे इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 4 आएगा और यहां पे 9 आएगा, समझ रहे हो, यहां पे 4 आएगा वहां पे 9 आएगा। तो इस चक्कर में तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। इस केस में स्क्वायरिंग करने पे आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो हो सकता है कि आपको चेंज ना करना पड़े। अगर यहां पर लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 4 और यहां पर लिखा हुआ है 1, अब अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, अब अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास में यहां पे 4 आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है, इस बार तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ रहा। तो ये तो कंफ्यूजन है। हमने लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय भी अपने बेसिस को इतना वेटेज देके डिस्कस क्यों किया था, क्योंकि अगर आपका बेस 1 से छोटा होता है तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है, और अगर आपका बेस 1 से बड़ा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अब वैसे यहां पर भी हमें बहुत ही ध्यान देके देखना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग करने पर मुझे साइन चेंज करना है, सेम रखना है, क्या करना क्या है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई आपके पहली बात तो 2 पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, या तो अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आपका ग्रेटर देन वाली साइड हो सकता है, या फिर अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आपका लेस देन वाली साइड हो सकता है। अब अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन अगर आपका लेस देन वाली साइड है, अगर अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन आपकी लेस देन वाली साइड है, तो यहां पे एटलीस्ट एक बात तो तय है कि आपका राइट हैंड साइड नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अंडर रूट अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है। अंडर रूट अपने आप में एक पॉजिटिव आंसर जनरेट कर रहा है, तो मैं क्या यहां पर gx को कभी भी नेगेटिव करने की कोशिश करूंगा?
या जहां पे gx नेगेटिव हो रहा है, क्या वहां पर मैं कभी अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करूंगा? कुछ ऐसे x अगर मुझे मिलते हैं जहां पर gx नेगेटिव होता है, तो वो तो कभी मेरे आंसर में आने ही नहीं चाहिए ना। जहां पर भी gx नेगेटिव होता है वो तो मेरे आंसर में आने ही नहीं चाहिए। और जहां पर gx पॉजिटिव है, जहां पर gx पॉजिटिव है, ठीक है, वहां पर मैं फर्दर अब सॉल्व कर पाऊंगा बिना किसी टेंशन के। अगर मैं यहां पर एक केस क्रिएट करता हूं कि gx जब पॉजिटिव है तब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो जब मैं उस केस के अंडर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास में यहां पे ये पॉजिटिव है क्योंकि वो केस मैंने लिया है, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीजों को स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं आती है, जैसे इस सवाल में दिक्कत नहीं आई थी। यहां पर पॉजिटिव चीजें थी तो स्क्वायर करने पे दिक्कत नहीं आई, हमने बिंदा स्क्वायर किया और हमारे यहां पे सॉल्यूशन भी निकल कर आ गया। ठीक है, सो यहां पर बस क्या है, आपको स्क्वायरिंग के पहले केसेस बना लेने होते हैं। इस बात को अब दिमाग में रख लो, स्क्वायरिंग के पहले आपको केसेस बना लेने होते हैं। ये वाली बात समझ में आई? यस। सो लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस ताकि हमें यहां पर ये बात जो है दिमाग में उतर जाए। ठीक है, हमारे पास में यहां पर पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर अंडर रूट जो है वो लेस देन वाली साइड है। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे अंडर रूट लेस देन वाली साइड है। ये कौन सा है? ये सेकंड वाला टाइप है, ये टाइप 2 है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहां पर मैं क्या क्या आपको केसेस बनाने सिखा रहा हूं उनके ऊपर सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, x+4 अगर ग्रेटर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर 4 - x स्क्वायर से, तो बिना सोचे समझे सबसे पहला काम क्या करना है? डोमेन रेस्ट्रिक्शन। डोमेन रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे और बोलेंगे कि यार देखो 4 - x स्क्वायर तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, अदरवाइज तो हम बात ही नहीं करेंगे। 4 - x स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद में यहां पे इनइक्वालिटी की बात आती है। पहले तो क्वेश्चन तो सही हो, तो क्वेश्चन सही कहां पर है? जब 4 - x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, वहीं पर हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई करके x² - 4 लेस देन और इक्वल टू 0 करेंगे। फिर यहां पे फैक्टराइज अगर मैं कर लूंगा तो x - 2 × x+2 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वेविकर मेथड से मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो केवल -2 और 2 के बीच में ही कोई ना कोई आंसर निकाल के बता सकता है, इसके बाहर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। इसके बाहर जाने का तो कोई चांस नहीं है। इस रेंज के बाहर आपके आंसर्स आ ही नहीं सकते। चलो मान लिया वाली बात है ना, इसको हम ध्यान रखेंगे। बेसिकली क्या है, हमारे जो भी यहां पे आंसर्स आएंगे हम अल्टीमेटली है ना देखेंगे इसके साथ में इंटरसेक्शन करके कि कितने बचे। ये हमारी डोमेन रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन हम साइड बाय साइड लगाते रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे इसको सॉल्व भी तो करना है। डोमेन रेस्ट्रिक्शन लिख ली वहां तक ठीक है, लेकिन मुझे इसको सॉल्व करना है। अगर मुझे अपनी इर्रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो मुझे स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सोचो थोड़ा सा कि अगर मैं यहां पे केस 1 आपको बताऊं, अगर मैं यहां पर आपको केस 1 बताता हूं जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि आपका ये जो विदाउट अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है ना, केस 1 विदाउट अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन x+4 वो ना नेगेटिव है। अगर x+4 आपका नेगेटिव है, ऐसे x हो सकते कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं यार, है ना। x लेस देन -4, ये सारे x कैसे हैं आपके? जहां पे आपका जो है x+4 नेगेटिव है। अगर x+4 नेगेटिव है तो मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा ना, बिकॉज आप यहां पे सॉल्व करना चाहोगे नेगेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव, ये तो पक्के से पॉजिटिव है। ठीक है, देन अगर ये केस हम लेके चलते हैं, इफ दिस इज लेस देन 0 देन नेगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस बार ये वाला केस हम क्या कर देंगे, ये पूरा केस ही इग्नोर कर देंगे। यहां से हमारे पास में कोई आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन तब भी लिखना पड़ेगा, तब भी हम इस चीज को लिखेंगे कि यहां से आंसर नहीं आएगा। ये वाली बात पकड़ में आई सारे बच्चों को? ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट थिंग इज कि आप यहां पे कौन सा केस नहीं लग रहा है उसको अलग से लिख लो। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है कि हम यहां पे अपना जो है दूसरा केस डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि x+4 वही वाले x हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जहां पे x+4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इक्वल टू भी ले लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ताकि आपको लगेगा कि हाँ हमने पूरा नंबर लाइन कवर कर लिया। सो इफ दिस इज द सिनेरियो देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इज वैलिड एंड मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज फिर नहीं करना है। अगर ऑलरेडी ये बोल रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये बड़ी है इस पॉजिटिव वैल्यू से, तो इनके स्क्वायर करने पर भी ये वैल्यू बड़ी आएगी। बस इर्रेशनल इनइक्वालिटी में केसेस बनाना आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, याद रहेगा सारे बच्चों को? तो अगर मैं अब स्क्वायरिंग करता हूं
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होने वाला है ना, ऐसा करते हैं अगले पेज पे ही लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहां पर आएगा आपके इसमें x+4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट यहां पे हट जाएगा विच इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इफ आई ओपन दिस तो मेरे पास में आएगा x स्क्वायर प्लस 16 एंड प्लस 8x इज ग्रेटर देन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहली बात तो यहां पे 16 कैंसिल हो गया आपका, और अगर मैं x स्क्वायर को इस साइड लेके आऊंगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 2 कैंसिल आउट करवा दूं, x कॉमन निकालूं तो x इंटू एक्स प्लस 4 ऐसा कुछ क्रिएट होता है। ठीक है, ऑलराइट, एंड अगर मैं यहां पर क्रिएट करूं तो यहां पर कितना बनेगा x+4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड इन दिस सिनेरियो हमारे पास में अब क्या हो रहा है, इन दिस सिनेरियो हमारे पास में अब जो बन रहा है सिनेरियो दैट इज -4 एंड 0। एक बार चेक कर लें सारे बच्चे इसको, है ना, जस्ट चेक दिस आउट वंस। ऑलराइट, तो आपके पास में यहां पर अब ये इसका आंसर बनेगा क्या, 0 से बड़ा या फिर -4 से छोटा, 0 से बड़ा या फिर -4 से छोटा। ठीक है, ऑलराइट, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर हमारा इंटरसेक्शन लेना होगा। ये तो इस केस का आंसर है। ठीक है, लेकिन ये केस कब एग्रीएबल था, ये केस एग्रीएबल था जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सॉरी x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है और उसका इंटरसेक्शन इसके साथ में लेना है, और ये जो दोनों हमारे इंटरसेक्शन के बाद में आंसर आएंगे वो केस 2 के आंसर्स होंगे, और उसका इंटरसेक्शन हमें अपने फाइनल डोमेन रेस्ट्रिक्शन के साथ भी इंटरसेक्ट करके आंसर निकालना है। ठीक है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइनली सॉल्व दिस। ठीक है, तो लेट अस डू दैट, लेट अस टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में एक यहां पर है -4 से लेके 0। ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव द रिस्ट्रिक्शन कि आपका x+4 जो है, x+4 इज ग्रेटर देन, मतलब x इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल केसेस बना लेते हैं। ऑलराइट, ओहो एक सेकेंड, ऑलराइट, तो यहां पर आपका जो पहला केस निकल कर आ रहा है वो क्या है कि आपका -4 से बड़ा होना चाहिए, दिस इज केस 2 का रिस्ट्रिक्शन। फिर ये बोल रहा है -4 से छोटा या फिर 0 से बड़ा। ठीक है, एंड देन हमारा जो डोमेन रेस्ट्रिक्शन है वो भी यहां पर इसी के ऊपर जो है ओवरलैप करवा देते हैं। सो डोमेन रेस्ट्रिक्शन हमें बोल रहा है कि भाई आप तो ज्यादा सोचो मत ना, आप तो -2 और 2 के बीच में ही सोचो, बस -2 और 2 के बीच में ही सोचो। ठीक है, तो अगर आप इसी रेंज में सोचोगे तो आपके पास में यहां पे आंसर क्या बनेगा, इंटरसेक्शन कितना आ रहा है फिर इसका 0 से लेके 2, आपका फाइनल आंसर यहां पे क्रिएट हो रहा है। एक बार चेक कर लें सारे बच्चे, फिर से यहां पर मेरा लाइव चैट जो है वो चला गया है। ओके, ऑलराइट, ट्राई इट आउट एवरीवन। हाँ जी, अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ओके 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 ओके, यहां पे प्लस माइनस का कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो यहां पर जो है छोटा सा चेंज मैं फिर से कर लेता हूं। यहां पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो बच्चे बता रहे हैं कि सर यहां पे भी 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहां पर मैंने जो है 4 मल्टीप्लाई किया, आगे भी 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 4 आ जाएगा, अगर यहां पर 4 आएगा तो यहां पे 5 बनेगा फिर। ठीक है, बट यहां पर मेन आइडिया क्लियर है ना सारे बच्चों को, मेन आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। हमारे पास में यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर हमारे पास में फिर 5 आएगा ना। ठीक है, 5 आएगा तो फिर हमारे पास में यहां पे नंबर थोड़े फ्रैक्शनल वाले बन जाएंगे यहां पर, लेकिन अच्छा है आंसर यहां पे अच्छा रहा था लेकिन वो सही नहीं था, है ना। हमारे पास में जो कैलकुलेशन से सही आंसर आएगा आई गेस, देन इट वुड बी विद द हेल्प ऑफ 5x + 8 × x। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो -8/5 हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट है और एक 0 हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट है। ऑलराइट, एक बार फिर से चेक कर लें सारे बच्चे, ये सही है कैलकुलेशन वाइज। तो यहां पर हमारे पास में 0 तो अभी भी मेंटेन्ड है, 0 तो हमारे पास में है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ये -8/5 है। अब -8/5 कहां पे लाया करता है, एक बार मुझे इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट ताकि हम अपना फाइनल आंसर यहां पे बता पाए। -8/5 और 0 के बाहर और -8/5 के इधर, ये बेसिकली हमारा इसका आंसर निकल कर आ रहा है, अभी सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास में जो कंडीशन है वो कौन सी है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। -4 कहां पे लाया करेगा, ठीक है, -8/5 तो मतलब यहां पर आपका जो है
2 भी नहीं हो पाया है, -2 भी नहीं हो पाया है, हम -4 जो है इस तरफ मार्क करेंगे। इससे बड़े वाले आंसर्स ही बेसिकली मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहां पर अपना एक और रिस्ट्रिक्शन इनकॉर्पोरेट कर दूं विच इज द डोमेन रिस्ट्रिक्शन विच इज फ्रॉम -2 से 2, तो -2 से 2 के केस में मैं यहां पर फिर से एक बार देख लेता हूं, -2 यहां कहीं आएगा और 2 हमारा यहां कहीं आएगा, ठीक है। सो अब एक बार चेक कर लें सारे बच्चे, क्या अब यहां पर ठीक लग रहा है सारे बच्चों को आंसर? हाँ जी, तो हमारे पास में अब 3, क्योंकि हमारे पास में वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास में 3 टोटल रेस्ट्रिक्शन है जो हमें यहां पे चेक करना है, ठीक है। सो हम 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पे बेसिकली ढूंढेंगे, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां पर है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल कर आना चाहिए फिर? -2 से -8/5 एंड 0 से लेके 2, ये होना चाहिए इसका फाइनल आंसर। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ रहा है फिर? x बिलोंग्स टू -2 से लेके -8/5, यहां पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट भी एक बार सारे बच्चे चेक कर लेना, एंड 0 से लेके 2। ओपन कहां पर होना चाहिए, क्लोज कहां पर होना चाहिए? -2 और 2 जो है वो आपके क्लोज इंटरवल्स के साथ में है, जबकि आपका जो 0 और -8/5 है वो ओपन इंटरवल के साथ में है। तो आपके आंसर्स में यहां पे सेमी ओपन सेमी क्लोज क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ऑलराइट, तो हमें यहां पर केसेस अगर क्रिएट करते आ गए हैं तो शायद अगला सवाल भी हमें जो है बिल्कुल भी डरावना नहीं लगेगा। अगला सवाल भी हमें यहां पे पहली बार में सॉल्व करते आ जाना चाहिए। लेकिन यहां पर फिर से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडर रूट जो है वो ग्रेटर देन वाली साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अंडर रूट है वो ग्रेटर देन वाली साइड है। इसके पहले अंडर रूट कहां पे था? इसके पहले अंडर रूट जो था वो लेस देन वाली साइड था, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन को ही आप बेसिकली अच्छे से समझ लोगे तो आपको यहां पर कैसे प्रोसीड करना होता है इररेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर विद प्रैक्टिस आपकी यहां पे स्पीड बढ़ जाएगी। बट अदरवाइज क्लैरिटी के लिए ये दोनों सवाल अगर आप जो है इनको बिल्कुल जो है रिवाइज भी कर लो, इनको अच्छे से समझ लो, ठीक है, तो भी सफिशिएंट है। क्लियर? ऑलराइट। एक बच्चा बार बार जानना चाह रहा है मेरी हाइट क्या है। क्यों, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन है ये? विनायक वॉन्ट्स टू नो कि मेरी हाइट क्या है। मेरी हाइट 5'8" है, लेकिन उससे क्या होगा? ऑलराइट, चलो। सो देखो यहां पर आपका जो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा उसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डोमेन रेस्ट्रिक्शन लिखेंगे, ठीक है। सो डोमेन का आइडिया अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो भाई बहुत ही सिंपल है। आपकी बार 7 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7। 7 से बड़े आंसर तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, हम हमेशा 7 से छोटे ही आंसर्स यहां पे एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में यहां पे बात आती है कि हम यहां पे अब इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्वायर करके ही सॉल्व कर सकते हैं। बट टू मेक थिंग्स वेरी वेरी क्लियर, लेट अस मेक केसेस। इतना सही सीखना है बस आपको। इररेशनल इनइक्वालिटी आपको आगे सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या है कि विदाउट अंडर रूट जो आपका एक्सप्रेशन है ना वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है। तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। फिर तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो वैसे भी लेस देन वाली साइड है ना। आपके वो x जो x-1 को नेगेटिव करते हैं, मतलब क्या है बेसिकली? जो x आपके यहां पे जो है लेस देन 1 है, जैसे कि 0, क्या ये हमेशा ही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स होंगे? क्या ये हमेशा ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स होंगे? यस, क्योंकि यहां पे नेगेटिव वैल्यू बनेगी और यहां पर आपका अंडर रूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव तो हमेशा ही होता है। मैं सॉल्व क्यों करूं? आई विल नॉट स्क्वायर इन दिस केस। यहां पर आपको स्क्वायर नहीं करना है। केस 1 दोनों ही केसेस में ध्यान से देख लें सारे बच्चे। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे अंडर रूट जो है लेस देन वाली साइड है, तो केस 1 जो यहां पे नेगेटिव हम कर रहे हैं ना, वहां से आंसर आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये दूसरा वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो जहां पे अंडर रूट बेसिकली पॉजिटिव वाली साइड है, तो इसका मतलब होता है कि भाई सारे उठा लो, सारे चलेंगे हमें। आप डाल के देखो यहां पे, आप यहां पे -1 डाल के देखो, -1 डालो, यहां पे √8 बनेगा, वहां पे -2 बनेगा। √8 इज ग्रेटर देन -2, पक्की बात है, सही बात है, बिकॉज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या बोलना है? ऑल दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, ऑल आर एक्सेप्टेबल। क्लियर हो रहा है? ऑल आर एक्सेप्टेबल। ऑलराइट, तो केस 2 पे चलते हैं। यहां पर हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें अपना आंसर मिल गया, पूरा का पूरा रेंज हमारा आंसर है। ठीक है, और दूसरी बात,
वैसे अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो केस 1 का इंटरसेक्शन जो है मैंने अपने डोमेन रिस्ट्रिक्शन के साथ में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार आपका काफी अच्छा सिनेरियो है ना। यहाँ पर आपका जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन के साथ में इंटरसेक्शन आएगा, ये बोल रहा है डोमेन बोल रहा है 7 से छोटा रखना है, ये बोल रहा है 1 से छोटा रखूंगा, तो ये बोलेगा अच्छी बात है चलो रखो फिर, है ना। तो 1 से छोटे सारे ही जो आपके यहाँ पे x हैं वो आपके फाइनल आंसर में नजर आने चाहिए। 1 से छोटे सारे x आपके फाइनल आंसर में नजर आने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू अवर सेकंड केस व्हेन x - 1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है देन यहां पर स्क्वेयरिंग अलाउड है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, आपने केस बनाया और ये तो अंडर रूट होने की वजह से पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर अगर बड़ा है पॉजिटिव नंबर से तो उनके स्क्वायर्स भी ग्रेटर देन वाला ही रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पे अब मैं स्क्वायरिंग कर सकता हूं और करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास में आता क्या है, मेरे पास में आएगा 7 - x इज ग्रेटर देन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट विल गिव अस 7 - x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर - 2x + 1, ठीक है। ऑलराइट, और इस वजह से मेरे पास में अब क्या क्या आ रहा है, मेरे पास में इनइक्वालिटी आएगी उस तरफ x स्क्वायर - x एंड -6 इज लेस देन 0। यस, एक बार चेक कर लें सारे बच्चे, x स्क्वायर - x एंड -6 इज लेस देन 0 इज व्हाट आई वांट टू सॉल्व। तो ये क्या फैक्टराइज हो जाएगा, क्या ये हमारा फैक्टराइज हो रहा है x - 3 इंटू x + 2 के साथ में लेस देन 0, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहां पर वेबीकर मेथड का नंबर आ चुका है। हम यहां पर जो है अपने क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, -2 और 3 और प्लस माइनस प्लस यहां पे लगाते हैं, ठीक है। हमें ढूंढना है नेगेटिव वैल्यूज जो एग्जिस्ट करती है यहां पे -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो हम यहां पे केस पढ़ रहे थे वो कौन सा केस था, वो केस था कि भाई आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो हम यहां पे आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यहां पे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर आप यहां पे इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपके इसमें इंटरसेक्शन में कुछ वैल्यूज आएंगे, ठीक है। ये इस केस का आंसर है, ठीक है। लेकिन आपको जो यहां पे डोमेन रिस्ट्रिक्शन है वो भी आप लगा लो। डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 7 से छोटा होना चाहिए, वो अगर मैं यहां पे लगा लूंगा तो मेरे पास में फुल प्रूफ हो जाएगा कि कौन सा आंसर यहां पे सही है। तो यहां पे तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 1 से लेके 3 आपको यहां पे इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पे जो आंसर सेकंड केस का निकला दैट इज x बिलोंग्स टू 1 से लेके। अब यहां पर 1 का क्या करना है एक बार बताना जरा। यहां पर हमारे पास में आ रहा था 1 से छोटा होना चाहिए, यहां पर हमारे पास में आ रहा है कि 1 से, है ना, 3 तक जा सकता है। सो शुड आई इंक्लूड 1 हियर, क्या 1 यहां पे इंक्लूडेड था? देखो यहां पे 1 तो इंक्लूडेड था, है ना। ये जो हमारे पास में आया है ब्लू वाला रिस्ट्रिक्शन, इसमें 1 इंक्लूडेड है और बाकियों में तो यहां पे 1 ऑब्वियसली बीच वाला वैल्यू है, तो बाकी में तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। यहां पर 1 को डेफिनेटली इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, दोनों केसेस का यूनियन लेना है। आई नाउ हैव टू टेक यूनियन ऑफ बोथ दीज केसेस। और अगर आप यूनियन लोगे तो आपके इसमें क्या होगा, देखो यहां पे ध्यान से, ये वाला केस आ रहा है आपका क्या, इसको भी अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो ये केस आ रहा है आपका -∞ से लेके 1, ठीक है। और अगर मैं इसका यूनियन करता हूं सेकंड के साथ में तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, देयरफॉर आंसर 1 यूनियन आंसर 2। आंसर 1 क्या है, ये, ठीक है, और आंसर 2 क्या है, ये। इसका अगर आप यूनियन करते हो तो आपके इसमें अपना फाइनल आंसर आ जाता है। क्या ये टीडीएस लगा किसी को? नहीं ना। लॉग में हमने जितने गंदे गंदे क्वेश्चन सॉल्व किया उसके कंपैरिजन में तो अभी भी ये कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन बस यही पॉइंट पकड़ना था आपको, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है ना, अच्छी तरीके से जता दिया है, ठीक है, कि भाई स्क्वायरिंग करने की जल्दी मत करना। अगर आपने यहां पे डोमेन रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखे, अगर आपने यहां पे केसेस क्रिएट नहीं किए और आपने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहां पे अभी जो है रेफरेंस बुक अगर सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, उनको लगा ये क्या सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मैं सॉल्व करके देखता हूं, फिर उनके आंसर मैच नहीं होते होंगे, और यार ये क्या हो गया हमने तो स्क्वायर किया था, और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करना है, करना स्क्वायर ही है, लेकिन अंडर सम केस स्क्वायर करना है, ठीक है। बात समझ में आई सारे बच्चों को? एंड आई गेस दैट इज इट। इसी के साथ में हमने आपके साथ में इररेशनल इनइक्वालिटी का भी डिस्कशन किया है, ठीक है। व्हेन विल यू टीच पाई ग्राफ? पाई ग्राफ क्यों पढ़ाऊंगा मैं कमलेश, पाई ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा, ओके। और बताओ, ये फंक्शन का लास्ट लेक्चर है, यस। इसके बाद में लेकिन आपके जेपीपी सेशंस होने वाले बच्चों, और जेपीपी का मैंने यहां पर जो है पूछा था, सो इट हैज कम टू माय नोटिस कि उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। कहां पे अपलोड कर दिया गया है, livedaily.me/je के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। लेट मी जस्ट ओपन एंड चेक इट वंस अगेन, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे बच्चे भी उस लिंक को जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैं आपको बता देता हूँ। सो इट हैज़ फ्यू वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ लॉग, आप उसको जाके सॉल्व करो, है ना, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। सो मैथमेटिक्स क्लास 11th में अगर आप जाते हो, ये क्या है यार, मैथमेटिक्स क्लास 11th में, हाँ मैथमेटिक्स क्लास 11th में आप अगर फंक्शंस पे जाते हो तो JPP 1 2 3 यस आपके पास में आ चुका है बच्चों, ठीक है। सो व्हेन यू गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक जो हमने आपके साथ में शेयर करके रखा है, ठीक है, वहाँ पर आपको कहाँ जाना है, आई गेस दिख रहा है सारे बच्चों को क्या, आई डोंट थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप राइट में स्क्रॉल करोगे तो आपको JPP सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर JPP 3 अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आपको डाउनलोड करना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक। चलो, तो इसी के साथ में आज का सेशन बच्चों में यहाँ पर जो है खत्म करता हूँ। आप सारे बच्चे जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बच्चे यहाँ पर अभी भी शेड्यूल नहीं जानते, शेड्यूल जान लो जल्दी से। आपका लाइव डेली का शेड्यूल जो है वो इस तरीके से, क्लास 11th के सेशंस आपके होते हैं शाम के 6 बजे, 7:30 बजे और 9 बजे, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑर्डर में। और आपके जो 12th क्लास के सेशंस होते हैं वो 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 3 बजे और 4:30 बजे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस ऑर्डर में सेशंस हो रहे हैं। सभी सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी को फॉलो करो। जब आप यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को बहुत अच्छे लेवल पे रेडी करोगे तब आपकी यहाँ पर जो है जेईई आसानी से क्रैक होगी। अगर आप यहाँ पे अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको मजा आ रहा है केवल वही करते रह जाओगे तो फिर आप जो है कैसे यहाँ पर टॉपर बन पाओगे, ठीक है। टॉपर कौन बनता है, जो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रख पाता है, ठीक है, जो यहाँ पे जो है काफी जो है मेहनत करता है अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने मैथ्स ज्यादा पढ़ना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना चाहिए। वीकनेस के ऊपर काम करके उसको स्ट्रेंथ में जो है चेंज करोगे तभी तो आपको यहाँ पे जो है ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है। आपको जो अच्छा लग रहा है वही करे जा रहे हो, इससे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। आपको जो अच्छा नहीं लग रहा उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है थोड़ा सा मेहनत करने वाला है उसके ऊपर काम करो, ऐसे ही यहाँ पर जो है टॉपर बनते हैं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है। और आप अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको यहाँ पे लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे, आपको यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ साथ यहाँ पर जो है टेस्ट मिलता है, और आपको यहाँ पर जो है इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिलता है। एंड यहाँ पर क्योंकि इतने सारे अमेजिंग एजुकेटर्स है, जो सभी एजुकेटर्स इतनी मेहनत करें बच्चों के साथ में, उसी का यहाँ पर रिजल्ट है जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ब्रतन ने यहाँ पे 100% बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकता है वो यहाँ पे स्कोर करके दिखा दिया है, ठीक है। सो इसके पहले ऑनलाइन सिस्टम जो था उसके ऊपर कई सारे जो है लोग सोचते थे कि यार पता नहीं उतनी सीरियसनेस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अनअकैडमी हैज फाइनली शोन कि इट कैन गिव रिजल्ट्स एज वेल, ठीक है। केवल ये नहीं है कि अच्छा लग रहा है पढ़ने से, अच्छा तो लग रहा है, ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर पढ़ के, जब आपके साथ में जो है इतने अमेजिंग तरीके से सारे एजुकेटर्स जो है अपने टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जो है यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, इंप्रूव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स भी आ पा रहे हैं। दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार एंड ऑफ द डे यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, हमें पढ़ने में मजा आए ये तो अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट अनअकैडमी स्टूडेंट्स हैव शोन कि यार ये एक फुल प्रूफ सिस्टम जो यहाँ पर बना है, इट इज वर्किंग आउट रियली वेल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अनअकैडमी का ऐप तो बच्चों इंस्टॉल कर ही लो। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2 कैटेगरी में ले सकते हो, या तो प्लस या फिर आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको यहाँ पे एडिशनल एक पर्सनल कोच भी होता है जो आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करता है। आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, नंबर नहीं आ रहे हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके साथ में आप बेसिकली डिस्कशंस कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग यू कैन डेफिनेटली यूज समीर लाइव। समीर लाइव अगर आप यूज करते हो तो आपको तो यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट हो ही जाएगा, आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। आई विल ऑल्सो गेट टू नो कि आप सारे स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ऑन अनअकैडमी जेईई चैनल, एंड फर्दर यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट के लिए, स्टडीज के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। वी विल मीट अगेन विथ द JPP सेशन, जहां पर लॉग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो डाउनलोड दोज PDF, आप वहां से अपने क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद में ही सेशन में आना, मैं सही बता रहा हूं। अदरवाइज ये पूरा जो हम यहाँ पे जो है आपको एक एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहे हैं इवन ऑन यूट्यूब, वो एक तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली JPP सेशंस में आओगे बिना मेहनत किए उन क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपको सॉल्यूशंस उतने हिट नहीं करेंगे जितना करने चाहिए थे, ठीक है। सो मोस्टली JPP सेशन शुड बी यूज्ड फॉर चेकिंग द सॉल्यूशन एंड आंसर कीज, ठीक है। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया है सॉल्व करते, तो उसके एक्चुअल सॉल्यूशन को आपने देखने के लिए JPP सेशन अटेंड करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज प्लान्ड इन 3.0। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट इन द राइट वे, एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।